तो आज की वीडियो में हम यूरो राउंड ऑफ 16 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली रोनाल्डोस पेनल्टी मिस अगेंस्ट स्लोवेनिया, और यूरो क्वार्टर फाइनल्स के प्रेडिक्शन भी करेंगे। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के पूरे टूर को अच्छे से प्रीव्यू करेंगे और इंडिया के लिए एक प्रॉपर प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई फाइनली जो इंपॉर्टेंट मैचेस होने थे, या वी कैन से कि थोड़े बोरिंग मैचेस होने थे, वो अब कंप्लीट हो चुके यूरोस के, क्योंकि राउंड ऑफ 16 इज कंप्लीट एंड मोस्टली अपसेट्स हमें मतलब कह सकते हैं अपसेट, बट एज सच बहुत बड़े Hardly कोई upset है भाई। ज्यादा देखने को मिले नहीं। तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि सेम चीज हमने चैंपियंस लीग में देखी थी कि अब सारी बड़ी बड़ी टीम्स होंगी ना, उनका आपस में मैच होगा, तो वो चीज देखने में मजा आएगा। एंड क्रिकेट में भाई आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, आफ्टर बीइंग द वर्ल्ड चैंपियंस, नाउ हमारी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज आ रही है एंड उसमें काफी नए नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। मैं भी जब रिसर्च कर रहा था इसके लिए तो इट वाज पर्टिकुलरली वेरी एक्साइटिंग बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी न्यू प्लेयर्स जिनको हम लोग चांस मिलता हुआ देखेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम कैन मेक अ कट टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑल्सो, जिसका हमने लास्ट टाइम बात करी थी। तो उस पर्सपेक्टिव से क्योंकि अब हम जीत गए तो एक फ्रेश होप के साथ एक पूरी नई टीम को स्क्रैच से बनते हुए देख रहे हैं हम लोग, एक नया फेज शुरू हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वो भी। राइट। एंड राउंड ऑफ 16 में हम एक एक मैच की बात करेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा एक बस रिव्यू करते ही कैसा मैच गया है, आगे क्या ओपोनेंट है उन टीम्स का। एंड लास्ट में हम लोग पोर्चुगल की बात करेंगे क्योंकि उसके बाद वी हैव टू टॉक अबाउट रोनाल्डो भाई, व्हाट हैपेंड विद दैट गाइज, लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट हम लोग पहले मैच से करते हैं विच वॉज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इटली। एंड हमने इस बार इसके बारे में कहा था आफ्टर जो हमने ग्रुप स्टेज का एनालिसिस करा था, खत्म होने के बाद रिव्यू करा था, उसमें हमने बोला था कि इसमें वी बोथ वर एक्चुअली गोइंग फॉर स्विट्जरलैंड। एंड अगर ये चीज हो भी जाती, जो कि अल्टीमेटली हो गई, 2-0 जीत गई स्विट्जरलैंड, इट वोंट बी एन अपसेट एक्चुअली में, गिवन द सिचुएशन इटली इज इन राइट नाउ। जैसा उन लोगों ने ग्रुप स्टेज में खेला था, जैसी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इटली डोमिनेटिंग थी। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन दिस मैच, क्योंकि मतलब विद इन द फर्स्ट हाफ ओनली 2 गोल आ गए थे। इट वॉज लगा ही नहीं कि इटली कुछ कमबैक कर भी सकती है। किएजा भी खेल रहा था, बाकी उनके जो मेन प्लेयर्स है सब लोग खेल रहे थे। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम डिड इट सीम लाइक कि इटली जो है वो कमबैक कर सकती है सिचुएशन में। एंड फुल प्रॉप्स टू अपना स्विट्जरलैंड भाई, क्योंकि उन लोगों ने एक बड़ी टीम की तरह खेला, डिड नॉट गेट इंटिमिडेटेड। जब पोर्चुगल की बात करेंगे उसमें मतलब स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि जब ऐसे मैचेस होते हैं, स्पेशली जो नॉकआउट टाइज होते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, मतलब आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए, बट जैसे जैसे मैच थोड़ी डिफिकल्ट फेजेस में जाता है, स्पेशली फॉर इटली आई एम सेइंग, क्योंकि 2-0 डाउन आप हो गए थे फर्स्ट हाफ में, यू हैड एक्सपीरियंस प्लेयर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट द डाउनफॉल ऑफ इटली इज सो अनरियल, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन दे वन द यूरोस एटलीस्ट दे वर इन कंटेंशन ऑफ बीइंग अ बिग टीम राइट नाउ। ऑल्दो उस टाइम पे भी वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जो भी बहुत ही ह्यूमिलिएशंस हुए थे वगैरह वगैरह। इस बार राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाना, बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, ऑल्दो वही बात है कि इफ यू हैव अ बैड डे इवन एज अ बिग टीम तो आप नॉकआउट्स में बाहर हो सकते हो। दैट इज द थ्रेट दैट और द एक्साइटमेंट दैट दिस फॉर्मेट ब्रिंग्स अप फॉर द फैंस। बट देखो स्विट्जरलैंड को हम लोग बैक तो कर ही रहे थे बिकॉज हमारी गट फीलिंग थी, बट लॉजिकली इटली शुड हैव फेवरेट्स तो इटली थी। हाँ, राइट, तो कोई एक्सक्यूज नहीं था उसको लेके। एंड दे नेवर लुक्ड दैट कन्विंसिंग इन द ग्रुप स्टेज आइदर। ग्रुप स्टेज में आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम रही इटली के साथ, क्योंकि एट टाइम्स दे हैव लुक्ड रेजोल्यूट इन डिफेंडिंग। पॉइंट वही है कि फाइनल थर्ड में आके लोग इतने क्लूलेस हो जाते हैं कि लगता ही नहीं कि लोग कुछ कर भी सकते हैं। बिफोर दे हैड गाइज लाइक, मतलब किएजा एक विंग पे होता था, स्पिनाज़ोला एक तरफ से रन निकालता था, बनुची किलिनी का जो एक्सपीरियंस था वो पीछे होता था, डोनारुमा ऑब्वियसली इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम इटली हु हैव स्टेप्ड अप। तो उसकी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट अप फ्रंट पहले इमोबिले था, अब वो इमोबिले नहीं है। तो आई थिंक ये जो अगेन फॉर अभी कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि इटली का वो टाइम आ चुका है कि दे हैव टू ट्रांजिशन नाउ। तो अब जो नए नए प्लेयर्स आएंगे, लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट एज ऑफ नाउ भाई दे हैड अ टेरिबल टूर्नामेंट इस बार। मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आप राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाओ, वो भी मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्विट्जरलैंड से नहीं होना चाहिए था खैर इस बार। तो आई थिंक वेरी बैड टूर्नामेंट। बट हम लोग बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड निकल गई है, उनका नेक्स्ट मैच किससे होने वाला है? क्वार्टर फाइनल होगा इंग्लैंड से। एंड इसका प्रेडिक्शन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग अभी इंग्लैंड की बात करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मैच था जर्मनी वर्सेस डेनमार्क, जो कि जर्मनी अगेन निकाल लेती है, बट इट वाज नॉट एज सिंपल एज द स्कोर लाइन सजेस्ट, क्योंकि 2-0 से जर्मनी जीतती है
एंड बहुत टाइम तक जर्मनी को वेट करना पड़ा गोल आने के लिए. इनफैक्ट पूरा मतलब एक फर्स्ट हाफ निकल जाता है. इट डिड सीम लाइक कि हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है. बट पॉइंट वही है कि इस मैच में भी जर्मनी ने वो अपना कंट्रोल तो दिखाया ही था. इट वॉज जस्ट अबाउट क्या वो गोल्स आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे. एंड आई रिमेंबर हमने इन द ग्रुप स्टेज हमने बात करी थी कि एक इनर टीम मिली थी जैसे थोड़ा सा एक लो ब्लॉक मेंटेन करके रखा एंड उसके अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे. डेनमार्क ने नॉट एग्जैक्टली लो ब्लॉक रखा. इनफैक्ट एक गोल इनका आ गया था जर्मनी से पहले ही जो कि अल्टीमेटली ऑफसाइड डिक्लेयर हो जाता है. बट वॉट आई मीन टू से बाय दिस इज कि डेनमार्क वॉज नॉट द टीम जो कि बस पीछे बैठी हुई थी. दे वर ऑल्सो अटैकिंग अलॉट विच वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेनमार्क. डेनमार्क इज नॉट अ स्मॉल टीम टू बी ऑनेस्ट. हाँ मतलब नहीं ले सकते, अब हल्के में नहीं ले सकते उन्हें. बट वही है कि अल्टीमेटली आई थिंक जर्मनी का लाइक द कंट्रोल दैट दे हैड ओवर द गेम स्पेशली देयर मिडफील्ड जो कि पूरा एक मेंटेन करके रखती है हायरार्की पूरे दोनों टीम्स के बीच में. आई थिंक उसके चक्कर में इट हैड टू कम सम टाइम. एंड जब वो हावर्ड्स को एक पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी उसने स्कोर कर दी और उसके बाद इट सीम लाइक कि भाई अब फ्लड गेट्स ओपन हुए हैं. क्योंकि जब एक गोल पड़ जाता है ना तो दूसरी टीम को नेचुरली दिस इज अ डू और डाई गेम. तो दे ऑल्सो हैव नथिंग टू लूज नाउ. तो उन्हें करना ही पड़ेगा. फिर एक बार ओपन अप करते तो जर्मनी खोल देती है भाई पूरी टीम को. सो उसके चलते एक और गोल आ जाता है एंड मूसियाला गोल मार देता है जो कि जॉइंट टॉप स्कोरर बन गया भाई साहब अब पूरे टूर्नामेंट का. नाइस टू सी. गोल्स के साथ या क्या नहीं मतलब जिन लोगों ने गोल मारे उनमें अभी टॉप स्कोर क्या ओन गोल ही है. अभी भी ओन गोल है. आई थिंक 6 गोल है ना ओन गोल टोटल में. तो और जो हाईएस्ट नंबर गोल्स आई थिंक 3 है मूसियाला के. भाई कोई बड़ी बात नहीं कि ओवरटेक ही ना हो पाए. हो सकता है 6 गोल वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई टूर्नामेंट में मारना. हो सकता है राइट. बट आई थिंक जर्मनी इज अगेन शोइंग कि भाई वो लोग लाइक दे आर हियर टू विन द टूर्नामेंट अलॉन्ग विद स्पेन. आई थिंक ये 2 ही टीम थी पूरे हमने ग्रुप स्टेज में बात करी थी. इवन इन राउंड ऑफ 16 यही 2 टीम अल्टीमेटली निकली हैं जिनने मतलब मे बी यू कैन से नेदरलैंड्स आल्सो जिस तरीके से वो लोग जीते डोमिनेट करे. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स आई थिंक ये 2 टीम्स है जो अभी भी स्टैंड आउट करती हैं. नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट टीम आ रही आएगी वो इंग्लैंड वर्सेस स्लोवाकिया आएगी जहाँ पे इंग्लैंड भाई निकाल लेती है बस गेम समहाउ 2-1 की स्कोर लाइन के साथ. एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है एंड भाई इंग्लैंड वॉज रियली पुअर इन दिस गेम. मतलब जो हम लोग पूरे ग्रुप से देखते आए टूर्नामेंट में कहते आ रहे हैं सरप्राइज नहीं है. सारे एक्स प्लेयर जो हैं जितने भी रॉय कीन है, माइका मिचर्ड्स है और अपना गैरी नेवेल है, जेमी कैरेगर है, ये सब लोग लताड़ने में लगे हुए हैं इस टाइम पे कि भाई मतलब इतना पोटेंशियल है इस टीम का. एंड उसके बाद आप ऐसे खिला रहे हो एंड मतलब थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट लेजिट द मोस्ट बोरिंग टीम आई हैव सीन इज बाय फार द इंग्लैंड. मतलब इतना बोरिंग मैच ये लोग कर देते हैं ना कि मैंने ट्वीट करी थी ये चीज़ कि मैंने इंग्लैंड का मैच देख लिया देन बाद में मैंने फ्रांस का मैच देखा बेल्जियम के साथ विच ऑल्सो वॉज क्वाइट बोरिंग अल्टीमेटली क्योंकि दोनों टीम्स के साथ वो हराम बॉल देखने को मिला था. एंड देन आई वॉज गोइंग टू वॉच पोर्चुगल ऑल्सो. वो और मतलब भाई ब्रेन सेल्स मेरे चले गए उसके अंदर. तो एज अ फैन आपको मतलब इतना गुस्सा आता है इनके मैचेस देखते हुए. एंड स्लोवाकिया एक्चुअली में अर्ली लीड ले लेती है एंड आई थिंक द होल फुटबॉल कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश वन ऑब्वियसली एवरीवन वाज हैप्पी भाई कि इनको बाहर करो जल्दी से जल्दी. एंड भाई मतलब गोल आया भी तो मतलब उससे कि मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता एक्चुअली में क्योंकि एकदम ही लास्ट मिनट पे मतलब लास्ट किक ऑफ द बॉल सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं उस पे गोल आता है जूड बेलिंगम का. वो भी आता तो बाइसिकल मतलब वो मारा भी उसने बाइसिकल किक ही मार दी डायरेक्टली. एंड इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म था उसको लेके क्योंकि पिछले गेम में वो काफी गंदा खेला था. इस मैच में आई थॉट दैट ही वाज मच मोर इन्वॉल्व्ड इन द गेम सो दैट वाज समथिंग दैट वाज नाइस टू सी. वाज हिज रोल चेंज्ड जिसकी वजह से नहीं आई थिंक रोल तो वैसा ही था उसका. एंड वही पॉइंट है कि आप फोर्डन और जूड बेलिंगम का दिस इज वन ऑफ माय टॉकिंग पॉइंट्स इंग्लैंड को लेके कि यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट भाई कि इनको आप कैसे फिट करने वाले एक टीम में. क्योंकि इस बार इन लोगों ने ट्रेंड बैठा दिया था. ट्रेंड की जगह इस बार कोबी मेनो स्टार्ट करा था जिसके चलते हुए वो जो डबल प्लेट है वो बेटर तो लग रहा था देखने में. बट पॉइंट वही कि अगर जूड बेलिंगम आपकी कैंप पोजीशन में खेल रहा है, फिल फोर्डन आपका लेफ्ट में खेल रहा है, वो विंग वाले पोजीशन में फिल फोर्डन नहीं सूट कर पाता. उसका गेम निखर के ही तब आएगा जब वो सेंट्रली खेलेगा. हैरी केन का भी मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन द गेम बट वही बात है क्योंकि कोई स्ट्राइकर वाला स्ट्राइकर लग ही नहीं रहा था. ऑल्दो एक्स्ट्रा टाइम में जाते ही बहुत ही जल्दी फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनका एक और गोल आ जाता है जो कि हैरी केन ही मारता है. बट वो टैप इन था भाई, मतलब वो कोई भी मार देता. समहाउ जस्ट बॉल फेल टू हिम. सो आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न स्टिल अबाउट इंग्लैंड. एंड जैसे इन लोगों ने गोल मारा ना, इसने फिर वो जूड बेलिंगम और हैरी केन जिन दोनों ने गोल मारा था उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर से वो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस ले आया. तो बाई चांस अगर एक और गोल मिल जाता तो फिर ये अगेन जो इसकी जो अप्रोच है ये वो इसको बाइट बैक करती ही करती. ये साउथगेट का मतलब क्या सीन है? इज ही स्टक इन अ रॉन्ग टीम?
भाई मुझे तो मतलब with such a defense oriented mindset, stuck in a team with so much of attacking potential. क्या वो मैच ही राइट नहीं बैठ रहा है, या फिर हम लोग, मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली बोलने का ये कि क्या हम लोग गैरेथ साउथगेट को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड हैड ही मतलब बीन कोचिंग somebody like some team like Italy perhaps, तो वो बेटर कर पाता. आई थिंक हाँ आई थिंक ये है, मतलब पॉइंट वही है ना कि जितना आपके पास बेटर प्लेयर्स होंगे उतना आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप उतना अच्छा डिलीवर बात से उसकी नहीं, वो स्टाइल भी मैच नहीं करता मेरे ख्याल से. मतलब स्टाइल तो इंग्लैंड का ऐसा क्या ही रहा है, मतलब कभी भी इट वाज नॉट लाइक कि बहुत सुंदर ये लोग फुटबॉल खेलते आए हैं. मतलब अगर पेप गार्डियोला हाइपोथेटिकली आ जाए यहाँ पे, वोंट ही बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द अटैकिंग पोटेंशियल ऑफ दिस टीम मच बेटर? हाँ मतलब पेप गार्डियोला, अपना डिडियर डेशॉम्प, ये सारे प्लेयर्स जितने हैं, अपना वो जो कौन सा इटली का मैनेजर था भाई, मांचिनी, ये सब कोई भी मैनेजर आ जाएगा तो वो बेटर करेगा ही करेगा. बट इंग्लैंड फुटबॉल स्पेसिफिकली दे हैव अ हैबिट कि वो एक इंग्लैंड मैनेजर ही अपॉइंट करते हैं. तो मतलब आप कर दो अपॉइंट, बट वही है, मतलब एज यू सेड ना, फिट बैठ नहीं रहा एक्चुअली में. जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो परफॉर्मेंस है वो साथ में बैठ नहीं रही. तो आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है इस टाइम पे भी. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच विच वॉज स्पेन वर्सेस जॉर्जिया, जिसका अगेन इसके जस्ट बाद ही मैच हुआ था, एंड जॉर्जिया अर्ली ऑन एक गोल मार देती है, जिसके चलते अगेन आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई एक अंडरडॉग स्टोरी देखने को मिल सकती है. उसके बाद जो स्पेन टॉर्चर करती है फिर नहीं, और ये जो गोल आया थ्रू आउट द गेम, जेन्युइनली जॉर्जिया के पास, मतलब yes they were trying a lot, बट जिस तरीके से चोक कर रखा था ना स्पेन ने, मतलब पोजीशन वाइज, चांसेस वाइज, कितनी डायरेक्ट है स्पेन इस टाइम पे पोजीशन के साथ, लगा ही नहीं एक्चुअली में कि भाई चांस होगा भी जॉर्जिया का अल्टीमेटली. एंड वो जो 4 गोल अल्टीमेटली आते हैं, मतलब निको विलियम्स स्कोर शीट पे आ गया, लमीन यमाल वाज बॉलिंग, और कौन कौन, रॉड्री गोल मारता है भाई, पहला गोल रॉड्री मारता है, फाबियन रूइज मार देता है, डैनी ओल्मो गोल मार देता है. वो 2 गोल के बाद तो इट फेल्ट लाइक कि वो भाई अब मजे कर रहे हैं. हाँ मतलब जो आके जिसका मन करे आके गोल मार देगा. एंड बाय फार द बेस्ट टीम एज ऑफ नाउ, इजीली मतलब कोई आस पास भी नहीं है. जर्मनी का आई नो आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं. नेदरलैंड्स हैड अ हॉरिफिक ग्रुप स्टेज ऑल्दो दे हैड अ गुड राउंड ऑफ 16. Spain is that one team that has been consistent throughout, despite being in a very difficult group as compared to some other big teams. Right. भाई क्या टीम बना रहे हैं भाई, और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं भाई. मतलब जिस टाइप का इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब एक वो अप्रोच लाना अलॉन्ग विद द आपके जो यंगस्टर्स हैं, वो दोनों का आप जब मिक्स करके गेम खेलते हो तो वो एक अलग ही लेवल लेके आता है. बट पॉइंट वही है कि भाई, एंड आई थिंक नाउ वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो इनके बारे में, तो स्पेन का जो मैच होना है वो जर्मनी से होना है. क्वार्टर फाइनल्स को लास्ट में करेंगे, पहले सारे मैचेस. अच्छा ओके. सो नेक्स्ट मैच में आते हैं विच वॉज फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, एंड बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी इन मैच से, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में प्रॉब्ली दिस वॉज दी ओनली मैच जहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स भिड़ रही थी आपस में. बट अगेन ये जो मैच था, जबकि मतलब बेल्जियम एंड फ्रांस दोनों ने, इट वॉज जस्ट द फैक्ट कि इन लोगों ने चांसेस खूब सारे बनाए, काफी एंड टू एंड गेम था एक्चुअली में. बट पॉइंट वही कि इन लोगों की फिनिशिंग इतनी गंदी थी, फाइनल थर्ड में आके लोग इतना मेसअप कर दे रहे थे चांसेस को कि इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच. एंड एम्बापे है आपके पास, एक जगह लुकाकू खेल रहा है, वहाँ पे KDB भी है, यहाँ पे इनके पास तो मतलब मार्कस थोराम है, ग्रीजमैन है. हाँ अगेन हैड अ वेरी बैड गेम भाई, मतलब बहुत एवरेज गेम गया उसका. ग्रीजमैन भी कुछ पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस में अच्छा ऑपरेट कर रहा था, बट समटाइम्स ये लोग क्लूलेस, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है. तो आई थिंक फ्रांस का भी पॉइंट अभी भी वही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल आता है इनका, अल्टीमेटली वो भी मतलब ओन गोल होता है. ऑल्दो मतलब यू कैन से कि हाँ मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होता तो भी शायद गोल हो जाता. कोलू मुआनी का वो ही ऑल्सो केम ऑफ द बेंच टू स्कोर द गोल. बट वही है कि आपका फिर से ओन गोल से गोल आया, एंड अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, आपका अभी तक एक भी ओपन प्ले से गोल ही नहीं आया भाई. दिस इज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग. एंड टॉप स्कोरर टीम का ओन गोल ही है. राइट. सो मतलब फ्रांस के लिए देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स. एज फॉर बेल्जियम, आई थिंक पॉइंट वही था कि you need good finishes in the team. मतलब did we expect any better भाई? Belgium, are we not used to this? नहीं, we are used to this, but I think जब KDB जिस लेवल का टर्न अप करा था इस गेम में, मतलब he had a few chances, प्लस उसका जो इन जनरल जो मतलब जो एक बार रेस करना होता है जैसा सिटी में खेलता है वो, मतलब आई थॉट कि KDB शोड अप इस मैच में. अच्छा. एंड काफ़ी तगड़े तगड़े पासेस भी निकाले उसने. आई थिंक लुकाकू वॉज अगेन दैट गाय जिसने काफ़ी मिसअप करा आगे अप फ्रंट, बट अगेन वी हैव कम टू वर्ल्ड कप में जिनको याद है, वर्ल्ड कप में फिर वो चैंपियंस लीग फाइनल में जो उसने करा था, तो वी हैव कम टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम लुकाकू. बट आई थिंक ऑल इन ऑल इस गेम का अगर देखा जाए तो फ्रांस इज नॉट कन्विंसिंग. बेल्जियम अगेन उनका वो जनरेशन खत्म हो रही है.
KDB से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका गोल्डन जनरेशन था, आप एक भी फाइनल नहीं पहुंच पाए, आपको कैसा लगता है? तो वो काफ़ी भड़क गया था भाई, मतलब उसने ऐसे करके बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी इन सब की गोल्डन जनरेशन नहीं है? तो वो अपने आप को मतलब इट्स अ फेयर पॉइंट दो. हाँ फेयर पॉइंट है. मतलब आई थिंक KDB को भी ना कई बार थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं. मतलब इस मैच में तो ही डिड टर्न अप. Although we have seen KDB getting riled up a couple of times this Euros. वो इससे पहले वो क्राउड के साथ हुआ था, नाउ अभी ओपन थोड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक लग रहा है. हाँ यूजुअली तब बोलता होता है. Is it getting to him finally जो हो रहा है बेल्जियम के साथ? आई थिंक सो, क्योंकि कैप्टन भी है. एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, जब आप इतने बड़े प्लेयर हो तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है इफ यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली डिलीवर ऑन द बिग स्टेज. एवरी प्लेयर वांट्स टू विन अ नेशनल ट्रॉफी भाई. एज फॉर फ्रांस आई पर्सनली थिंक यार इनका भी बहुत डाइसी सिचुएशन है अभी. हाँ है. मतलब फॉर सम रीजन दे आर एबल टू पुल ऑफ विक्ट्रीज. ऐसा भी नहीं कि कोई गेम एक्स्ट्रा टाइम तक भी जाए, बट मतलब फॉर द मेजॉरिटी 99% ऑफ द गेम they look no better than the opposition as such. हाँ. एंड वो ऑपोजिशन मतलब गंदा हो ना तो भी वो उसी लेवल पे मैच करने आ जाते हैं. तो देयर इज अ बिग चांस कि पोर्चुगल वाला गेम इनका काफी लेवलिंग टक्कर का हो सकता है. ऑल्दो ऑन पेपर दे आर द रनर्स अप द वर्ल्ड कप. इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं. वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक वर्ल्ड में अर्जेंटीना के बाद बेस्ट टीम कौन सी है? आई थिंक फ्रांस ही है भाई. फ्रांस ही. सम पीपल कुड इवन आर्ग्यू कि इट इज ऑन पार विद अर्जेंटीना आल्सो ऑन पेपर, परहैप्स इवन बेटर. अगर इस टीम से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यार थोड़ा वो मैचअप तो दिखना चाहिए फील्ड पे. एंड इट इज वेरी सिनोनिमस विद एम्बापे आल्सो इन माय ओपिनियन. ओके भाई बंदे का पूरे यूरो से करियर में सिर्फ एक गोल है, पेनल्टी का है. हाँ ये तो है. और वो बंदा गोल मारने से थकता नहीं है भाई जो क्लब लेवल पे. यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 मैच हो गए, एक मैच तो चलो वो नहीं खेला था मेरे ख्याल से, 3 मैच ही हो गए, गोल ही नहीं आ रहा बंदे का ओपन प्ले से यार. पेनल्टी आई है. एंड आई थिंक वही एम्बापे का एज ए मैंने ट्वीट भी करा था ना कि वो यूरोज में जेन्युइनली 40% लेस लीथल लगता है देखने में. हाँ तो यही अगर अभी वर्ल्ड कप में होता तो सब मार रहा होता भाई. बाहर से गोल मार रहे होते भाई साहब. पता नहीं भाई, बड़ा वियर्ड चीज है. बट मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट मैच था नेदरलैंड्स वर्सेस रोमानिया का, जो कि अभी कल ही हुआ था. भाई आई थिंक दिस वाज एन इलेक्ट्रिक गेम. डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नेदरलैंड्स का ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा गया नहीं था. बट लकीली दे गॉट अ वेरी इजी ओपोनेंट कह सकते हो आप इन द राउंड ऑफ 16. एंड उनका वो पूरा पाथ सेमीफाइनल तक का काफ़ी क्लियर हो चुका है इस टाइम पे. बट गेम हैड अ वेरी इलेक्ट्रिक स्टार्ट, क्योंकि रोमानिया केम आउट ऑल अटैकिंग इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स. तो लग रहा था कि भाई रोमानिया गोल मार देगी आके. बट वही है कि अर्ली ऑन फिर गैक्पो एक गोल मार देता है. एंड उसके बाद से आई थिंक नेदरलैंड्स काफ़ी कंट्रोल में आ गई गेम के. रोमानिया ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ ये है कि रोमानिया ने दे नेवर स्टॉप्ड अटैकिंग. बट वही आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो भाई आप क्यों ही रोकोगे एक्चुअली अटैक करना जब आपके पास डू और डाई गेम है. यू हैव नथिंग टू लूज तो एंड यू हैव एवरीथिंग टू गेन. तो ऑब्वियसली दे वुड अटैक. बट आई थिंक वही अच्छा था कि काफ़ी पेनिट्रेटिंग थे वो लोग अटैक करते टाइम. एंड नेदरलैंड्स को एट टाइम्स लग रहा था कि भाई काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं उनके डिफेंस को. बट नेदरलैंड्स आई थिंक ओवरऑल काफ़ी कंट्रोल में थी एंड रेगुलरली चांसेस बना रही थी, रेगुलरली क्लोज आ रही थी. देन लेटर ऑन द सेकेंड हाफ दे ऑल्सो स्कोर 2 more goals टू मतलब पाइल अप ऑन द लीड. तो 3-0 की स्कोर लाइन से लोग जीते. वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फॉर देम. एंड गैक्पो हु इज द स्ट्राइकर इफ ही इज स्कोरिंग राइट नाउ. डिपाई ऑल्सो आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम. मतलब यूजुअली यू डोंट एक्सपेक्ट डिपाई से बहुत अच्छा गेम आएगा, क्योंकि ऑफ लेट ही हैज नॉट बीन अप टू दैट लेवल. डिपाई को तो मैं जब भी देखता मुझे हमेशा वही याद आता है, सेलिब्रेशन. राइट. और वो वाला मीम जब वो लपोर्टा का था, दिखाया था मैं तुम्हें वाला? नहीं. जब उस टाइम पे था ना कि मेसी रुकने वाला है. हाँ. तो ऐसे लपोर्टा का था बिना टी-शर्ट के, ऐसे एडिट कर रखा था, ऐसे इतनी मोटी सी पूरी पॉट पे ली है, बियर पे ली है पूरी, उससे से पसीना निकल रहा है उसको, ऐसे करके खड़ा हुआ. बट आई थिंक नेदरलैंड्स का मैं वही बोलूंगा अल्टीमेटली कि दे आर लुकिंग गुड राइट नाउ, बट देर आर स्टिल फ्लॉज इन दिस टीम. मतलब ऐसा नहीं है कि ये टीम अनबीटेबल है. जस्ट गोइंग बाय द राउंड ऑफ 16 यू कांट से कि भाई ये टीम तो बहुत ही अच्छी हो गई है. जो तो ग्रुप स्टेज में दिख गया था. हाँ, ग्रुप स्टेज में 3rd फिनिश करे थे अल्टीमेटली. सो मतलब आई थिंक नेदरलैंड्स स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. बट वही पॉइंट है कि दे आर ऑन द गुड साइड ऑफ द ड्रॉ एंड सेमीफाइनल तक उनकी जगह मोर और लेस कन्फर्म्ड है इस टाइम पे. बट रिगार्डलेस मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड लास्ट मैच था टर्की वर्सेस ऑस्ट्रिया, जिसको अपसेट कहा जा सकता है एक्चुअली में, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने अब फ्रांस एंड नेदरलैंड्स ग्रुप टॉप करा था अपना. पीपल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दे वर ऑल्सो प्लेइंग क्वाइट गुड यहाँ पे. राल्फ रैंगनिक भाई मतलब रोनाल्डो पहुंच गया आगे एंड राल्फ रैंगनिक यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया. सो वी वन द बैटल. बट आई थिंक ऑस्ट्रिया की बात करें तो
जब प्रॉब्लम वॉज दैट टर्की का अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली थोड़ा अनलकी सॉर्ट ऑफ गोल आ जाता है एक पहले मिनट के अंदर ही, जब वो कॉर्नर लेते हैं समाओ डेमिराल पे बॉल गिर जाती है लग के लोगों से, तो ही हैड एन ओपन गोल एंड जब वहां से गोल आ जाता है तो आई थिंक वो स्टार्टिंग में ही मोमेंटम एकदम शिफ्ट हो जाता है. एंड टर्की विद द काइंड ऑफ फुटबॉल दे हैव बीन प्लेइंग, वेरी ऑनेस्टली पहली बात तो उसको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट दिस मैच गेम एक्चुअली बहुत 50-50 था. दोनों टीम्स के पास बहुत सारे चांसेस थे, पोजीशन वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, XG वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शॉट्स वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शॉट्स ऑन टारगेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. तो आई थिंक ऑन द फील्ड एक्चुअली में काफ़ी इक्वल गेम देखने को मिला था. एंड अगर थोड़े से भी सुपरस्टार्स होते ना इस गेम में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खुश होकर देखता इस गेम को. इट वॉज जस्ट दैट कि वो स्टार पावर की कमी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया देखने में. बट जस्ट गोइंग बाय कि अगर एक गेम ऑफ फुटबॉल देखना है आपको विदाउट लुकिंग एट एनी स्टार्स, तो एक्चुअली में गेम काफ़ी अच्छा था ये देखने को. एंड वी सी कि अल्टीमेटली सेकंड हाफ में डेमिरल फिर से एक और गोल मारता है एंड इस बार आर्दा गुलर का असिस्ट होता है भाई साहब कॉर्नर से, अ टावरिंग हेडर फॉर डेमिरल जिसके चलते 2-0 की लीड हो जाती है. एंड हम लोग सोच रहे थे भाई कि अब तो मतलब मोर लेस गेम खत्म ही है, बट उसी गोल के थोड़े टाइम बाद ही ऑस्ट्रिया कमबैक करती है एंड एक गोल मार देती है, जिसके चलते अगेन होप्स आ गई थी कि हो सकता है ये लोग कमबैक कर दें. एंड आई रिमेंबर ऑस्ट्रिया काफ़ी क्लोज आई थी क्योंकि नेचुरली जब गेम खत्म हो रहा है तो जो टीम हार रही होती है वो थोड़ा मोमेंटम गेन करती है, थोड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट्स करती है. एंड लास्ट में मतलब विद एक्चुअली में एकदम वो लास्ट सेकंड ही था, लास्ट मिनट ही था जब वो हेडर लेता है एक बंदा और वो सेव करता है भाई उसका टर्की का कीपर. भाई आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फार. हाँ भाई मतलब वो क्लियर गोल होना चाहिए था. पॉइंट ब्लैंक से अगर आप हेडर ले रहे हो फार पोस्ट पे और कीपर वो चीज पॉइंट ब्लैंक मतलब कि ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस है ही नहीं उसके और उस हेडिंग जो हेडर ले रहा है उस बंदे के बीच में, आप उतने कम टाइम पे अगर आप डाइव मार के फार पोस्ट पे रोक रहे हो तो आई थिंक इससे ज्यादा तेज रिफ्लेक्सेस आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. एंड आई थिंक एक जो बहुत इंप्रेसिव चीज थी उस चीज की वो ये थी कि वो बॉल डायरेक्टली नहीं गई थी, वो बाउंस होके गई थी. तो जब वो बाउंस होती है तो यू हैव टू एक्चुअली मतलब गेस दी ट्राइजेक्टरी क्या होगी उसकी बॉल, थोड़ा लक बेस भी हो ही जाता है. हाँ मतलब कहाँ पे टप्पा आके कितनी ऊपर जाएगी वो आपको गेस करना पड़ता है. तो फॉर दैट रीजंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा सेव था इस टाइम पे, प्रॉब्ली द सेव ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ. सिंगल हैंडेडली टर्की को रखा हुआ है अभी टूर्नामेंट. हाँ राइट, कोई बड़ी बात है उसको बाहर हो जाती है. बट टर्की का अगेन आई वुड से कि दे आर लिविंग अप टू दैट डार्क हॉर्स रेपुटेशन. अब क्वार्टर फाइनल से आ चुके हैं. वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लोग ऑस्ट्रिया को हरा देंगे. सो प्रोबेबली स्विट्जरलैंड इटली वाला मैं नहीं मानूं तो आई थिंक दिस इज द मैच जिसको मैं थोड़ा अपसेट मानूंगा. तो ऑस्ट्रिया ने टॉप करा था ना अपना ग्रुप. हाँ वही तो, फ्रांस और नेदरलैंड्स के ऊपर एंड उसके बाद ये लोग बाहर हो गए. तो आई थिंक राइट ये अपसेट होता ही होता है. बट नाउ अगर हम लोग पोर्चुगल की बात करें एंड पोर्चुगल का गेम भाई मतलब अननेसेसरली जो खींचना होता है ना गेम को वो पोर्चुगल करती है. मतलब स्टार्टिंग में एंड सेकेंड हाफ में तो चलो गेम थोड़ा चेंज होता है बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में इट वॉज पोर्चुगल भाई. राइट नाउ इज इट सेफ टू से दे आर द वर्स्ट टॉप टीम? हमने आई वोंट से कि वर्स्ट टॉप टीम है. आई मीन सी इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सब लोग अपना रेगुलेशन टाइम पे ही जीत गए. इंग्लैंड नहीं जीती, मतलब इंग्लैंड ने इक्वलाइज एंड आते आते कर दिया था. टू इन अ बेटर वे कि एक्स्ट्रा टाइम तक भी गया हो. वैसे सिर्फ इंग्लैंड का ही गया, बाकी सब ने तो रेगुलेशन टाइम में खत्म करा है. तो चलो इवन इफ यू आर कंपीटिंग इट इज विद इंग्लैंड. इट इज शोरली इफ नॉट द वर्स्ट देन द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ राउंड ऑफ 16. आई थिंक अगर सिर्फ राउंड ऑफ 16 का मैच ले विदाउट टेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट पूरा टूर्नामेंट कैसा जा रहा है अभी तक, तो वी कैन से कि हाँ प्रॉब्ली वर्स्ट और सेकंड वर्स्ट कह सकते हैं. बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आई वुड स्टिल से कि मतलब भाई एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू साउंड कॉकी भाई, बट अगर एक ऐसी टीम है जिसका गोल ही नहीं है ओपन प्ले से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ में. मतलब इसमें भी मैं भाई जब क्वार्टर फाइनल्स की बात करूंगा तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि फ्रांस फेवरेट्स हैं यहाँ पे भी. बट स्टिल आई वुड से कि जिस टीम का नहीं है अभी तक ओपन प्ले से गोल उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. एंड इंग्लैंड इज बाय फार द मोस्ट बोरिंग टीम आई हैव वॉच्ड इन क्वाइट सम टाइम. मतलब इवन क्लब फुटबॉल मुझे ऐसी बोरिंग टीम देखने को नहीं मिलती. So, but but just in the round of 16 हाँ people like लोग कह सकते हैं. But इस मैच में genuinely it was like कि first half में तो it was all Portugal and हमने लाइव स्ट्रीम करी थी एंड फर्स्ट हाफ के मैंने बोला भी था कि भाई इट इज नॉट लाइक इन लोगों ने गंदा खेला है. पॉइंट वही है कि बस वो लेजिट बस वो 1 यार्ड से रह जा रहे हैं चांस के पास से एंड जस्ट रोनाल्डो रह जा रहा है, जस्ट ब्रूनो रह जा रहा है, जस्ट बर्नार्डो सिल्वा रह जा रहा है.
तो इट वॉज नॉट लाइक ये लोग चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे थे. यार मेरे ओपिनियन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सम ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस दैट ये लोग फाइनल थर्ड में बनाते हैं, इट इज एब्सोल्यूट क्लाउनरी. ओके, केस इन पॉइंट कैंसेलो. कैंसेलो ने तो मेरा दिमाग खराब करा था भाई उस गेम में. केस इन पॉइंट लियाओ स्टिल स्टार्टिंग ओवर जॉ फिलिक्स. मतलब देयर आर सम थिंग्स अबाउट पोर्चुगल इन द फाइनल थर्ड, क्योंकि अगर तुम खुद भी करो 20 शॉट लिए इन लोगों ने गेम में. अगर पॉइंट बार बार हर मैच में यही आ रहा है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, फिर किसी तरीके से यू आर लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग बिकॉज आपने डोमिनेट करने के बाद भी स्कोर ही नहीं करा अभी तक. ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट हर बार जो भी टीम आ रही है, जो भी अंडरडॉग आ रही है, वो अपने करियर की, अपनी हिस्ट्री की बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस दे रही है. ऑल्दो स्लोवेनिया ने बहुत अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी है, बट ये हर बार सिर्फ पोर्चुगल के साथ नहीं हो रहा. इतनी अनलकी पोर्चुगल नहीं है. तो क्लियरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पोर्चुगल में है. एंड वो जो डिसीजन मेकिंग है गोइंग फॉरवर्ड, बी इट कैंसेलो, बी इट राफेल लियाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अभी हम लोग रोनाल्डो के लिए अलग से एक सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ है, बट ऑफ कोर्स अगर इस मैच की बात कर रहे हैं तो एक दो शब्द उसके ऊपर ही बोलने पड़ेंगे. आई थिंक दिस कुड बी हिज वर्स्ट गेम. इट वाज इवन वर्स देन द वन अगेंस्ट जॉर्जिया. I think the only reason why it was the worst game is because he missed the penalty. नहीं, आई डिसएग्री. आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इस मैच. मतलब why do you say that? यार उसका गेम इन्वॉल्वमेंट सेकंड हाफ में इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो. द टू बेस्ट चांसेस दैट पोर्चुगल हैड लाइड ऑन द फुट ऑफ रोनाल्डो, वो भी स्कोर नहीं हुए. कौन से? एक तो जिसने, जो तुमने कहा था लाइव स्ट्रीम में कि पावर से मारना चाहिए था, लेफ्ट फुट से उसने लिया था जो. हाँ राइट, वो कैसे. एंड देन द पेनल्टी ऑफ कोर्स. हाँ फेयर. आई थिंक जॉर्जिया वाले मैच में ही टुक अ लॉट ऑफ शॉट्स एंड वो बाबा तभी फ्रस्ट्रेट होता है कि स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा है. द क्रेजी पार्ट हियर इज कि ही डिड नॉट इवन हैव or create that many chances for himself in this game as opposed to the one against Georgia. तो वो आउटपुट पहली बात तो गिर रहा है, सेकेंडली टीम के बेस्ट चांसेस आपके पास गिर रहे हैं, वो भी आपने मिस कर दिए. इट वॉज हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस. आई थिंक फिनिशिंग का तो कह सकते हैं डेफिनेटली कि वर्स्ट था, बट आई थिंक यार गेम इन्वॉल्वमेंट में भी उसके स्टार्टिंग मैं वही कह रहा हूँ भाई, मतलब गेम इन्वॉल्वमेंट का we are holding him to a different standard right now. If you look at in general strikers का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है. कोई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं. जो उसका पहला गेम था वो अच्छा गया था कि नहीं गया था. हाँ. जो दूसरा गेम था वो अच्छा गया कि नहीं गया था. वो क्यों अच्छा गया था? गोल थोड़ी मारा था उसने. पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था ना. exactly. वही तो मैं कह रहा हूँ. ही इज केपेबल ऑफ इट, राइट? नहीं, केपेबल है, बट इन जनरल एक स्ट्राइकर का इतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है. एंड एक स्ट्राइकर को इन्वॉल्व करना एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट कि स्ट्राइकर खुद को इन्वॉल्व करे. सही बात है, बट आई डोंट थिंक उस गेम में दोनों गेम से जितना उसका इन्वॉल्वमेंट था वो ऐसा नहीं कि एक स्ट्राइकर का अगर 0 to 10 के स्केल में 5 होता तो उसका 10 था. इतना बड़ा गैप भी नहीं था भाई. इतना बेसिक थोड़ा बहुत भाई जो फर्स्ट 2 गेम्स थे जनरली आई थिंक एक स्ट्राइकर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी गेम में. आई थिंक रोनाल्डो का बहुत टाइम से इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है. नहीं तो बाकी स्ट्राइकर्स को नहीं देखते कि हम लोग खेलते हुए. एक वो बायस तो होता ही है दिमाग में. नहीं भाई, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि रोनाल्डो को एवरीबडी स्टिल होल्डिंग हिम टू अ स्टैंडर्ड जो कि वो पहले करता था. सो आई स्टिल थिंक स्टिकिंग टू दिस गेम एंड हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक मतलब इट वॉज नॉट डाउन राइट की बैड, बट पॉइंट वही है कि जो आपके जो चांसेस थे वो आप फिनिश नहीं कर पाए. फॉर दोज रीजन आई एम स्टिल सेइंग कि भाई उसको बेटर करना चाहिए था उन चीजों पे. फॉर मी इवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इट वाज हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस. वी कैन एग्री टू डिसएग्री, वो कमेंट से भी लोग अपना ओपिनियन देंगे, बट ओवरऑल दिस गेम इज एन अलार्मिंग साइन. एंड इस गेम से या तो ये टीम टूटने वाली या तो एकदम ही तगड़ा कमबैक करने वाली. देयर इज नो इन बिटवीन. राइट. मतलब पॉइंट वही ना कि आपने स्लोवेनिया के अगेंस्ट आप पेनल्टीज लगे गए गेम, मतलब 120 मिनट तक आप गोल नहीं मार पाए स्लोवेनिया के अगेंस्ट. तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रोबर्टो मार्टिनेस पे भी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सारे प्लेयर्स पे भी, इंक्लूडिंग रोनाल्डो, इंक्लूडिंग पेपे, क्योंकि पेपे का भी वही एक पेपे के पास 2 बार ऐसी एक बार चीज हुई थी जब सेस्को भाग तो ले गया था एंड ही वाज रनिंग फॉर हिज लाइफ. एम्बाप्पे वाली बात हो गई थी. हाँ, एंड सेकंड में उसने सॉर्ट ऑफ एक चांस दे ही दिया था. तो उसमें भी मतलब डिएगो कोस्टा बेल्ड हिम आउट. भाई डिएगो कोस्टा की उसकी तो वो भाई ये बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस यूरोज है भाई. आई थिंक इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन. क्योंकि मतलब ऑब्वियसली वो एमी मार्टिनेस वगैरह क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, बट उसको अलग मैं रखूं. एंड इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट आई एम सेइंग दिस, क्योंकि भाई वो जो पेपे वाला सेव करा उसने एंड देन सेविंग 3 out of 3 पेनल्टीज. आई थिंक सिंगल हैंडेडली उसने पोर्चुगल को बचाया है ये गेम तो मतलब बहुत इजीली भाई, बहुत इजीली सिंगल हैंडेडली उसने बचाया पूरे पोर्चुगल की टीम को. मेरा पॉइंट बस वही था कि पेनल्टीज पर अगर आप 3 out of 3 सेव्स कर रहे हो ना, इट इज लाइक क्रेजी भाई. पागलों वाली चीज कर दी उसने वहां पे, बट उसके चलते पोर्चुगल समहाउ गेम निकाल लेती है. एंड इफ वी कम क्विकली टू द क्वार्टर फाइनल्स, देखते हैं किन किन का मैच है, लेट्स सी कौन जीत सकता है. पहला क्वार्टर फाइनल हमारा जो होने वाला है वो है जर्मनी वर्सेस स्पेन. एंड सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये चीज ना फाइनल में होनी चाहिए थी.
एंड पोर्चुगल फ्रांस के लिए वही ऑन पेपर इट इज सिमिलर टू जर्मनी एंड स्पेन इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, बट दिस गेम कुड बी मोर एंटरटेनिंग इन माय ओपिनियन. हाँ डेफिनेटली. वो दोनों टीम्स हराम बॉल खेल रही है इस टाइम पे. ये दोनों टीम्स द बेस्ट टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट राइट नाउ आर गोइंग टू फेस ईच अदर इन द क्वार्टर फाइनल्स. दिस इज काइंड ऑफ अ डिसग्रेस. Who are you backing though? I think दोनों का genuine case है. हाँ, आई एम गोइंग विद जर्मनी. Hi, I'm going with Spain भाई. सही है. I want Spain to win. आई थिंक स्पेन के पास फायर पावर बहुत तगड़ी है. जर्मनी का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे. And home advantage. होम एडवांटेज बहुत फर्क पड़ता है. राइट. तो आई थिंक वो दोनों की जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो भी क्लैश करने वाले हैं, क्योंकि जर्मनी हैज ऑल्सो शोन कि उन्हें बॉल रखनी है. ऑल्दो आई स्टिल थिंक दैट स्पेन बॉल रखेगी. इट इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि बारसा जिन टीम के अगेंस्ट खेलेगी बारसा पोजीशन रखेगी. सिटी जिस टीम के अगेंस्ट खेलेगी सिटी पोजीशन रखेगी. ऐसी स्पेन जिस टीम के अगेंस्ट खेलेगी स्पेन पोजीशन रखेगी. तो आई डू थिंक कि स्लाइटली बेटर होगा पोजीशन वाइज, बट पॉइंट वही है कि कौन सी टीम गोल मार रही है. Right. एंड इस टाइम पे जेन्युइनली लीथल तो स्पेन लग रही है भाई. मतलब जिस उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्स का वो काफी प्लेयर्स ने मारे, और प्लस इन जनरल जो इन्वॉल्वमेंट है सारे प्लेयर्स का ही उनके सिस्टम. Just the play is so smooth and eye pleasing. हाँ, बहुत अच्छा है. As compared to a lot of other international teams. Right. And Germany के पास वही इंजन की तरह अगर खेल गए तो उसमें मजा आएगा देखने. खेल गए प्लस वही है. मतलब आई थिंक क्रूज विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ से इन दिस गेम, क्योंकि जर्मनी का टेम्पो जैसा होगा वो इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय टोनी क्रूज. सो आई जस्ट थिंक आई एम गोइंग टू बैक एक्सपीरियंस. मे बी दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि आई वॉन्ट जर्मनी टू विन. तो उन दो फैक्टर्स को लेके आई एम सेइंग भाई जर्मनी फॉर मी. एंड इस गेम का जो भी विनर होगा शायद वो यूरो भी जीत जाए. कोई बड़ी बात नहीं. राइट. सो यू आर गोइंग विद स्पेन. ओके. नेक्स्ट जो है भाई वो अपना पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस है. एंड अगेन मैं ये पहली बात ही कह दूं, आई थिंक गेम को एंटर करते हुए फ्रांस इज गोइंग टू बी द फेवरेट्स. एंड इजीली. And that is the greatness of that team. Despite not even scoring a single goal from open play, you are still entering as favorites against Portugal, जिनकी भी I think on paper squad top 2, top 3 में आती है. हाँ. बहुत बड़ी बात है. बट मैं स्टिल यही कहूंगा, जितने भी लोग रोनाल्डो को सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग पोर्चुगल को सपोर्ट करते हैं, इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक. क्योंकि जो गैप है टीम्स के बीच में जितना होना चाहिए एक्चुअली में, वो सरप्राइजिंगली इस टाइम पे उतना है नहीं. अगर फ्रांस को हराना है तो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा. पोर्चुगल तो वही बात है ना कि पोर्चुगल भी अपने वर्स्ट पे भाई. अभी वर्स्ट पे नहीं है भाई. आई हैव सीन पोर्चुगल प्ले वर्स इससे. कहाँ पे? यूरो क्वालिफायर्स में इन जनरल पोर्चुगल को जब से मैं देखता हूं, इस बार की यूरो क्वालिफायर्स तो बहुत अच्छे हुए हैं भाई. यूरो क्वालिफायर्स के रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं. ऐसा नहीं कि सारे मैचेस बहुत अच्छे थे इनके यार. अगर इफ यू आर एक मिनट, अगर तुम रिजल्ट निकलवा ले रहे हो चाहे तुम कैसा भी खेल रहे हो, तो उसके हिसाब से तो रियल मैड्रिड सबसे घटिया टीम है दुनिया की. तो मैं वही तो फिर उस हिसाब से कहना चाहिए कि पोर्चुगल ने जो इस टाइम पे फ्रांस से बेटर फेवरेट्स होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि यूरो क्वालिफायर सबसे अच्छा गया है. उसका टूर्नामेंट सबसे अच्छा गया अभी तक. तो यूरो क्वालिफायर्स कब थे? अभी की बात करेंगे ना, जो 4 मैचेस अभी टूर्नामेंट में अभी तक बेटर कौन रहा है रिजल्ट्स वाइज? यार मैं वही कह रहा हूँ अभी भी कि फ्रांस इवन एट देयर वर्स्ट आर स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट बेल्जियम विद इन 90 मिनट्स. मैं वही तो कह रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट्स. क्योंकि अगर सिर्फ रिजल्ट्स पे जाओगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा पोर्चुगल फेवरेट्स है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सारे मैच जीतती है. मतलब एक मैच के अलावा सारे मैच जीतती आई है. तो मैं यही कहने वाला हूँ अल्टीमेटली कि इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक इन जनरल. एंड जो गैप होना चाहिए टीम्स के बीच में वो इतना बड़ा है नहीं. सो मतलब ऑब्वियसली आपको डरना चाहिए फ्रांस से कायदे से. ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड कप रनर्स अप है, बट इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक. तो आई थिंक काफी क्लोज गेम देखने को मिलने वाला है. क्या है? पोर्चुगल. मुझे भी लग रहा है पोर्चुगल है. वो अभी बात करेंगे जब रोनाल्डो की बात होगी तो. ओ भाई लेट्स गो. सो पोर्चुगल यहाँ पे जाएगी हमारी तरफ से. नेक्स्ट गेम जो होने वाला है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड. एंड वेरी सैडली वेरी अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल हैव टू से कि कुछ ना कुछ करके आई थिंक इंग्लैंड निकाल लेगी इस गेम को. आई थिंक इंग्लैंड नहीं निकालती है तो सबसे बड़ा डिसग्रेस है भाई. ऑब्वियसली. बट व्हाट डू यू थिंक होगा? हाँ निकाल लेगी. इंग्लैंड इज भाई अभी जैसे फ्रांस के लिए कहा, द क्वालिटी इज जस्ट टू मच. अल्टीमेटली स्लोवेनिया से पोर्चुगल हार भी सकती थी, बट द क्वालिटी वॉज टू मच. जब क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी टीम शायद बहुत ही बकवास खेल रही हो, बट द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर ऑन द फील्ड इज जस्ट सो हाई कि अगर एक भी बंदा कभी टर्न अप कर गया तो तुम पक्का उसके बेसिस पे जीत जाओगे. विच इज व्हाट हैपेंड विद डिएगो कोस्टा. राइट.
सो आई थिंक इंग्लैंड के साथ भी वही लग्जरी है अभी, एंड दे हैव द इजीएस्ट राउट टू फाइनल्स अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स. राइट. इट वुड बी अ डिसग्रेस इफ दे डोंट विन. एंड जो लास्ट सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, वो है हमारा नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की. एंड नेदरलैंड्स भाई ऐसी लकी टीम है ना, मतलब थर्ड फिनिश करने के बाद दे गॉट रोमेनिया इन द राउंड ऑफ 16. नाउ टर्की इन द क्वार्टर फाइनल्स. एंड अगर जीतती है तो स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में से जो जीतेगा वो उनको फेस करना पड़ेगा. ये पोर्चुगल को 2016 में कौन कौन मिला था? ये उतनी लकी हैं क्या ये लोग? हाँ कह सकता है एक्चुअली. हंगरी मिली थी, हंगरी मिली थी, वेल्स मिली थी सेमीफाइनल्स में भाई. हाँ कह सकते हैं वो भी थर्ड आए थे उस टाइम. हाँ भाई क्या पता नेदरलैंड्स जीत गए भाई. एक्चुअली में काफी मतलब इनका रन तो काफी अच्छा है, मतलब सेमीफाइनल्स तक तो इनका इजी राउट है. सेमीज में इंग्लैंड मिलेगी, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड में से. टू बी वेरी, मतलब आई थिंक इंग्लैंड जीत सकती है, बट टू बी वेरी अगर इंग्लैंड भी मिलती है भाई, दे शुड फैंसी देमसेल्व्स कि इनके अगेंस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं. बट हाँ भाई, मतलब आई थिंक टर्की वाला मैच थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. अल्टीमेटली पॉइंट वही जो हमने पोर्चुगल के लिए कहा ना, at the end of the day the individual quality is going to be too much for Turkey to handle. Although I won't rule them out. हाँ मैं भी मतलब right. Of course Netherlands को हम लोग predict तो कर रहे हैं, but you can't rule Turkey out. हाँ. But now अब आते हैं अपने main topic पे, which is about Cristiano Ronaldo and what happened with him after he missed that penalty against. पहले सबको explain करो, तुम ये अलग से segment चाहते क्यों थे इसका? I think वही जो आफ्टर मैच हुआ उसके बाद the way he started crying, I think like we should discuss that क्योंकि it can have a positive and a negative effect. And I've actually seen videos of a lot of content creators. अपना फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स की भी बहुत वीडियोस देखी मैंने, काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े मैंने इसके चक्कर में. एंड ट्विटर पे भी मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे जो ऐसे ट्रोल्स वगैरह होते हैं या फिर जो एक्चुअल जेन्युइन भी होते हैं. क्या ओपिनियन है सबका? मैं वही कह रहा हूँ कि दो टाइप के ओपिनियंस हैं यहाँ पे. एक ओपिनियन है जिन लोगों ने क्रिटिसाइज करा रोनाल्डो को डिस्पाइट बीइंग फैंस. किस बात के लिए? वो ये है कि मतलब, एंड आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये है कि रोनाल्डो बीइंग द कैप्टन should not have cried in front of the other players. हाँ. ये ESPN ने भी कहा है सेम चीज, मैंने सिर्फ उनकी वीडियो देखी थी. एंड मतलब ये पॉइंट आई गेट दिस पॉइंट, पता है, बट आई डोंट रिलेट विद इट पर्सनली. सेम बट आई थिंक मेरा पॉइंट वही था, मैं इस चीज पे ना काफी भड़क गया था पहले इस पॉइंट को अच्छे से ऑडियंस को एक्सप्लेन करो. राइट. सो पॉइंट ये कि अगर पेनल्टी मिस कर दिया आपके कैप्टन ने, हु इज योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ योर कंट्री, एंड मतलब अगर पूरा उसका नहीं भी मानना ऑफ ऑल टाइम तो सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अगर आप मान लो उसको, डिबेटेबल तो टॉप 10. तो अगर वो पेनल्टी मिस कर रहा है, एंड स्पेशली इतनी बड़ी डील ये है क्योंकि 15 मिनट उसके बाद भाई मेन बात ही वही है. मैंने भी, हम लोग लाइव स्ट्रीम में तो मैंने ये कहा था, ये हरकत जॉर्डी एल्बा करता है कि हाफ टाइम पे बंदा रो रहा हो. राइट. अगर ऐसा होता है कि लास्ट किक ऑफ द गेम है और आपने पेनल्टी मिस कर दी तो बड़ा से बड़ा प्लेयर भी रोता है डेफिनेटली. रोनाल्डो भी पहले रो रखा है, तो इट वुड हैव नॉट बीन समथिंग न्यू. आई थिंक इसका इतना बड़ा जो एक हिस्टेरिया जो है ना नेगेटिव वे, वो यही हुआ है क्योंकि वो 15 मिनट बचे हुए थे, आधा गेम बचा हुआ था एक्स्ट्रा टाइम का, तब भी रो रहा था वो. राइट. आई थिंक सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से ये बात इतनी बड़ी हो गई है अभी. आई थिंक ये डिस्टिंक्शन सबको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं और ये पॉइंट डिस्कशन पॉइंट बना ही क्यों है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आधा गेम बचा हुआ था एक्स्ट्रा टाइम का, तब भी बंदा रो रहा था. हाँ, एंड पेनल्टी मिस करते वो रोने लग गया. पॉइंट वही है ना कि मतलब अगर आप रो रहे हो बीइंग द कैप्टन, बीइंग अ 39-year-old गाय जिसने ये सब एक्सपीरियंस कर रखा है अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स, एंड मतलब गाइज लाइक कोइंचिकाओ, राफाइल लियाओ, इफ दे हैव टू कम एंड कंसोल यू, मतलब अगर आप ऐसे सोचो, मतलब जो इंडियंस हैं, मान लो कि 30 बॉल पे 30 रन चाहिए साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एंड रोहित शर्मा स्टार्टेड कराएंगे उस टाइम पे, तो मेरे दिमाग में यही है ना. उसके बाद आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड देयर पर्सपेक्टिव जो लोग कह रहे हैं, वरना स्टार्टिंग में ऑब्वियसली द रोनाल्डो फैन एंड मी गॉट वेरी एंग्री कि लोग भाई अभी पीछे पड़े हुए इसके. तो अगर रोहित शर्मा स्टार्टेड कराएंगे तो जो यंगस्टर्स है उस टाइम पे उन पे क्या होगा भाई? वो अर्शदीप सिंह क्या सोचेगा, मेरे को 18 ओवर डालना, मैं कैसे बचूंगा, ये मेरा तो कैप्टन हो रहा है भाई, मैं क्या करूंगा यहाँ पे. तो कॉन्फिडेंस लेवल इन जनरल काफी रब ऑफ, ये जो एटीट्यूड है वो बाकी लोगों पे रब ऑफ हो सकता है. एंड आई गेट दिस एक्चुअली, क्योंकि अगर रोनाल्डो के अलावा और कोई प्लेयर होता ना तो मैं गालियां दे रहा होता उस टाइम पे उसको. तो भाई मतलब मैं तो नहीं दे रहा होता पर्सनली, बट हाँ ठीक है भाई, मतलब वो ह्यूमैनिटी वाली साइड ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी कि यू सॉ दैट गाय क्राइंग, तो आपको थोड़ा अजीब तो लेगा ही लेगा. बट आई थिंक इन जनरल जो मेरे दिमाग में होता ना वो यही होता कि आई वुड हैव टू बी स्ट्रांग. हाँ, थोड़ा टफ एक्ट करो भाई, यू कांट शो दिस साइड ऑफ योर्स
इतनी ओपनली। Being a leader is a curse in this way हाँ, that you हाँ. cannot portray your emotions that Right. much, especially the weaker ones. तुम गुस्सा दिखाना तुम्हें फिर भी अलाउड है। विराट कोहली कितना गुस्सा दिखाता है, रोनाल्डो खुद कितना गुस्सा दिखाता है। डोमिनेट करना अपने बॉडी लैंग्वेज से अलाउड है सब करना, लेकिन तुम पैसिवली नहीं फंस सकते वहां पे। जैसे कि एक टाइम पे मेसी के लिए क्रिटिसाइज करते थे, या फिर कोई कैप्टन अगर रोना शुरू कर दे तो मतलब यू कैन नॉट प्रेजेंट योरसेल्फ एज इमोशनली वीक बिकॉज अदर पीपल आर लुकिंग अप टू यू। बेसिकली इस आर्गुमेंट का सेंस ही पूरा यही है। एंड आई ऑल्सो गेट इट कंप्लीटली, बट आई पर्सनली डिड नॉट रेजोनेट विद इट बिकॉज मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था, ऑल्दो ये एकदम वैलिड है जो आर्गुमेंट है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे, तुम बताओ। आई थिंक मेरा पॉइंट जो दूसरी जो साइड है वो ये है, वो थोड़ी ह्यूमैनिटी वाली है कि भाई वो बंदा मतलब इफ यू जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस गेम पर्सपेक्टिव तो आपको अजीब लगेगा। कॉन्टेक्स्ट पीछे के 1-2 सालों का। हाँ मतलब भाई ये जो चीज है मतलब तुम लोगों को क्या लग रहा है वो बस अभी उसने मिस कर दिया इसलिए, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो दिस कि काफी लोग ना ये बोल रहे हैं इस चीज में, काफी एक्सपर्ट्स ये चीज बोल रहे हैं रोनाल्डो के बारे में दैट ही इज मेकिंग दिस ऑल अबाउट हिमसेल्फ, एंड आई कंप्लीटली डिसएग्री विद इट। भाई मतलब इसमें यहाँ से हाउ इज ही मेकिंग इट अबाउट हिमसेल्फ। लोग कह रहे हैं कि भाई वो रो रहा है यहाँ पे तो वो ऐसे सोच रहा है कि नहीं मेरी वजह से टीम मतलब मैं ही मेन मैन हूँ और मेरी वजह से टीम बाहर है। भाई एक जो प्लेयर होता है ना वो जिस लेवल पे खेल रहा होता है, ये चीज़ हमने क्रिकेट में इतनी बार डिस्कस करी है, जो उसका मेन मोटिव है ना वो यही है कि उसको कंट्री को जिताना है। कोई भी प्लेयर जब खेल रहा होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसका ये है कि मुझे अपनी कंट्री को जिताना है। हाँ ऑब्वियसली उसमें आई वुड वांट कि मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मुझे अपनी पर्सनल ग्लोरी भी चाहिए, बट मेरा जो मेन मोटिव है यही है कि भाई पोर्चुगल यूरो ट्रॉफी जीत जाए। एंड उसके चक्कर में ही वॉज द गाय हु वाज टेकिंग द पेनल्टी। एक पेनल्टी का ऑन एन एवरेज 80% चांस होता है स्कोर होने का। मतलब इसको आप इस तरीके से मत देखो कि वो ग्लोरी छीनने के लिए पेनल्टी ले रहा था। इट वाज द फैक्ट कि एज अ कैप्टन इट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू स्टेप अप फॉर हिज टीम फिल्ड विद सम यंगस्टर्स एंड सम अदर्स हु लुक अप टू हिम। तो इट वाज हिज ड्यूटी टू कन्वर्ट दैट पेनल्टी, एंड उसमें वो फेल हो गया, इसलिए वो रो रहा है। इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पूरी अपनी ग्लोरी चाहिए थी, मैं पोस्टर बॉय होता, मैं विनिंग गोल मारता, इट वाज अबाउट मी, मैं पोर्चुगल को जिताता, मैं नहीं जिता पाया, वो वाली बात नहीं है। वो सेंटिमेंट एक दूसरे तरफ से आ रहा है, विच इज कि यार मतलब मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी कंट्री को जिताने की आउट ऑफ ऑल द पीपल, एंड आई डिसअपॉइंटेड माई कंट्री एंड ऑल्सो माई मैनेजर, क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से उसने हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसको सपोर्ट दिखाया, डिफेंड करा है। एवरी टाइम पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट रोनाल्डो कि इसकी एज ज्यादा, आप इसको क्यों खिला रहे हो। इसके बाद भी उसने यही बोला कि द वे ही शोड दोज इमोशंस मींस कि कितना मीन करता है उसके लिए चीज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अपना इससे पहले वाला मैनेजर होता, क्या नाम था उसका, फर्नांडो संतोस, देयर वुड हैव बीन फेयर आर्गुमेंट्स फॉर बेंचिंग रोनाल्डो। To be very honest. हाँ डेफिनेटली। जैसे उसकी परफॉर्मेंस गई है अभी, अगर आप 4 मैच में एक भी गोल नहीं मार रहे और जितना बेकार उसका मैच गया है स्लोवेनिया के अगेंस्ट, there would have been valid arguments to bench him, and he is no longer unfortunately that guy who is unbenchable because वर्ल्ड कप में वो बेंच हो चुका है एक बार। एक टाइम पे मेसी और रोनाल्डो दोनों स्टैचर के थे, बट मेसी को आप बेंच नहीं करोगे अर्जेंटीना से। रोनाल्डो का अनफॉर्चुनेटली वो टैग अब छिन गया क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे कर दिया गया उसको बेंच फॉर अ गाय लाइक गोंसालो रामोस। तो वो बड़ी इजीली, अगर आदमी एक बार अपने क्राउन से या अपने सिंहासन से हटता हुआ दिख गया ना, फिर वो चीज़ हमेशा क्वेश्चन होती है कि एक बार हट गया तो फिर से हट सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो मीडिया तो वो चीज़ पोर्ट्रे करती है। राइट। तो मेरा पॉइंट वही है कि मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ, एंड मेरे लिए शायद ये ईजी है बोलना क्योंकि मैंने रोनाल्डो का करियर फॉलो करा, एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू साइड विद हिम एंड सी हिज ह्यूमन साइड एज वेल। भाई मतलब ये चीज ऐसा तो नहीं कि आपको बार बार होती दिख रही है या फिर आपने पहले भी देखी है। दिस वाज द व्हाई आई सेड इन द लाइव स्ट्रीम कि दिस इज अ न्यू लो एंड दिस इज प्रोबब्ली वर्स देन व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि एक्चुअली में वर्ल्ड कप के टाइम पे इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो, देयर वर एक्चुअली अदर थिंग्स जिसकी वजह से रोनाल्डो गंदा परफॉर्म कर रहा था। तो पीपल इन जनरल एंड रोनाल्डो प्रोबब्ली हिमसेल्फ आल्सो हैड थिंग्स जिस पे वो नॉट ब्लेम, आई वोंट से ब्लेम, बट जिसकी वजह से वो गंदा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे आई थिंक इट वाज मोर अबाउट कि मतलब जब आप मिस करते हो तो आप मतलब इट फेल्ट लाइक कि रोनाल्डो गिल्ट ट्रिप में चला गया। पूरा यही था कि भाई मेरी वजह से हम लोग हारने वाले हैं, मेरी वजह से मेरी कंट्री बाहर होने वाली है। अच्छा, दिस आल्सो पोर्ट्रेज अ वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट इन वन वे, आई विल टेल अबाउट। ओके, तो वही ना कि मतलब इतने लोगों ने मुझे विश्वास दिखाया, मेरे मैनेजर ने इतना विश्वास दिखाया, एंड आई हैव लेट एवरीवन डाउन, एंड शायद मेरी वजह से मेरे लास्ट टूर्नामेंट में मैं ही वही रीजन बनने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरी पूरी कंट्री बाहर हो जाएगी। तो दिस वाज अ वेरी मतलब वो गिल्ट ट्रिप में चला गया जिसकी वजह से वो रोने लग गया। एंड मेरे ये देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई थी कि रोनाल्डो की डॉक्यूमेंट्री में वो स्टार्ट होती है ला डेसिमा से, एंड उसमें उसने ये चीज़ बोली थी कि
80 मिनट हो गए, 85 मिनट्स हो गए, हम लोग 1-0 डाउन है, एंड आई सी गाइज लाइक डिमारिया जिसका पूरा मुंह उतरा हुआ है कि हम लोग हार जाएंगे, एंड उसने वो बोला कि मतलब कि इस टाइम पे रो कह सकते हो कि मतलब आई बिलीव दैट वी आर गोइंग टू स्कोर अ गोल, एंड अल्टीमेटली गोल मार देते हैं वो। तो रोनाल्डो का पूरा पर्सोना, पूरा करियर ही इस चीज पे बिल्ट है। वाई पीपल से दैट ही इज द क्लच गॉड इज बिकॉज कि अब वो पेनल्टी मिस कर देता ना, तो उसका एटीट्यूड सब जो एक्सपेक्ट करते कि भाई तूने पेनल्टी मिस कर दी ना, अब मैं गोल मारूंगा अभी और हराऊंगा तुम लोगों को। एंड वाई आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज उसने शो करी उसके बाद वो ये था कि इन हाइंडसाइट ऐसे थे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम मैंने अलग चीज कही थी कि उसने पहली बार पहले जाके पेनल्टी ले ली। मैं तुमसे कहा था वो अच्छी चीज नहीं, क्योंकि वो इतनी हिम्मत वाली बात इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस सबसे लो था एंड ओब्लाक का कॉन्फिडेंस सबसे हाई था। क्योंकि मैंने इसी बंदे की पेनल्टी इसी मैच में रोकी है इसलिए, और एक पेनल्टी रोक ली है इसलिए ओब्लाक का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। रोनाल्डो ये था कि भाई मैंने इसके अगेंस्ट इसी टाइम पे पेनल्टी मिस करी हुई है, एंड दिस इज अ मस्ट। इन माय ओपिनियन एज द प्रीमियर प्लेयर ऑफ योर टीम यू शुड ऑलवेज टेक द फर्स्ट पेनल्टी। मतलब वो आई स्टिल हैव माय डाउट्स अबाउट इट, बट इस बार आई थिंक वो पॉइंट वो है ना, समटाइम्स, एंड दिस इज अ वेरी फेमस कोट, मतलब वो कहते हैं कि इफ यू फेक ब्रेवरी व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली ब्रेव दैट इज ब्रेवरी ओनली। अच्छा। तो समटाइम्स ना काफी अंडर कॉन्फिडेंट होता है आदमी, बट स्टिल बस अगर वो स्टेज पे जाके कर दिया ना उसने, तो दैट इज ब्रेवरी ओनली, दैट इज करेज। तो आई थिंक अच्छी चीज मुझे ये लगी रोनाल्डो से, एंड जितने भी लोग कह रहे हैं कि रोनाल्डो को शायद निकाल देना चाहिए था या फिर वो गंदा उसने एटीट्यूड लेके आया, आई थिंक पॉइंट वही ना, अगर रोनाल्डो खुद ही कह देता ना कि मुझे अब निकाल दो यहाँ से, तो दैट वुड हैव बीन द अल्टीमेट गिविंग अप मोमेंट। मतलब फिर वो खत्म था पूरा उसका, जो पूरा इस टाइम पे जिस चीज पे बिल्ड करते आए वो सब ढस जाता। नहीं, निकालना तो बनता ही था एज अ मैनेजर ऑल्सो, इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल टू दैट प्लेयर ऑल्सो। अभी उसको जरूरत है कि वो गेम टाइम लेके अपने आप को प्रूफ करे, अभी तुम कह रहे हो निकालने। इट वुड हैव बीन वेरी बैड ऑन मार्टिनेज। राइट, एंड बिफोर आई एक्सप्लेन कि कैसे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है पोर्चुगल पे, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं तो ये क्या बता, देखो इसको भी हमें दूसरे ओपिनियन को भी पर्सपेक्टिव में लेके चलना है, बहुत नुआंस चीज है ये। जो रोया है व्हेन देयर वर 15 मिनट्स लेफ्ट, सच अ जॉर्डी अल्बा मोमेंट, ये यूजुअली मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसे नहीं रोते हैं। दे हैव अ फेथ कि हम फिर भी गोल मार देंगे, विच जो तुमने कहा रोनाल्डो इज नोन फॉर दैट, एंड उसके डॉक्यूमेंट्री में था, मैंने देखी नहीं डॉक्यूमेंट्री वो। द फैक्ट दैट ही वाज क्राइंग, इसके पीछे के ना 2 रीजंस हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। पहला तो जो पूरा 2 साल का पिछला कॉन्टेक्स्ट है, ये ना ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी, अभी वो अल नसर से हारा था अल हिलाल के, तो भी रोने लग गया, बहुत अनकैरेक्टरिस्टिकली रो रहा था भाई। इट शुड नॉट मीन दैट मच, राइट। ये जो बार बार इसके इमोशंस निकल के आ रहे हैं ना अनएक्सपेक्टेड जगहों पे, वो क्लियरली मुझे लगता है कि वो 2022 वर्ल्ड कप में जो हुआ है, जो मेसी का जो नैरेटिव निकल गया, इसका निकल गया, वो कहीं ना कहीं चुभता है भाई थोड़ा बहुत, तो कि मैंने इतने साल मेहनत करी है एंड उसको कोई रिकग्निशन ही नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रॉफी आई एम टोटली इररिलेवेंट तो नहीं हो सकता कभी वो, बट मतलब है एज कम्पेयर टू मेसी। एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज बिलीव कि फैंस बहुत ही बेवकूफ है जो लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप जीतेगा वो बेस्ट प्लेयर होगा, बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन इट बाय जस्ट वन ट्रॉफी, बट एनीवे। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना चुपती तो है। फिर दैट आई हैड टू गो टू अल नसर ऑल्सो, मुझे यूनाइटेड से निकलना पड़ा, वो उसके अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो गई, जो भी हुआ। तो द पास्ट 2 years इवन दो उसका स्टैटिस्टिकली बड़ा अच्छा गया सीजन, इट इज़ वेरी क्लियर दैट मेंटली ही इज स्टिल अफेक्टेड बाय इट। प्लस ही हैज नॉट बीन एबल टू विन अ ट्रॉफी ना वहाँ पे भी जाके। मैं वही कह रहा हूँ कि अल नसर से जीत रहा है कि नहीं, इट शुड नॉट इवन मैटर टू हिम, बट इट डज व्हाई डज इट मैटर सो मच? आई डोंट थिंक इट इज जस्ट अबाउट दोस ट्रॉफीज, इट हैज बीन दैट बिल्डअप जो कि वो पिछले 2 साल से होता हुआ आ रहा है। हैविंग टू प्ले एट अल नसर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी जानता है कि इट वाज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन आइडियली। तो ये एक कहीं ना कहीं उसकी लेगेसी का जो हर्ट है ना, वो तो मुझे लगता है उसके दिल में है ही, जिसके वजह से हम लोग अनएक्सपेक्टेडली उसको रोते हुए देखना शुरू कर रहे हैं आजकल, जहाँ पे मतलब यूजुअली रोनाल्डो कभी नहीं रोता है ऐसी जगहों पे। भाई बंदा यूसीएल फाइनल हारा हुआ है, वो ये अल नसर से हारने पे क्यों रोएगा वो बंदा? मतलब क्या सेंस बनता है इसका? राइट। तो it is not just about the passion for football or passion for the team. It is clearly something personal also. Secondly, why it is not good in a way is, अगर आप हाफ टाइम पे रो रहे हो ना, मुझे लगता है इसका दूसरा रीजन ये कहीं ना कहीं उसको अपनी टीम पे भरोसा भी नहीं उतना। ओके। अगर वो बंदा इतना रो रहा है कि मेरे पास ये चांस था, मैंने वो कर दिया, तो वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अब बहुत बड़ा लाइकलीहुड है कि हम हार सकते हैं। दैट व्हाट डज दैट मीन? ही इज नॉट ट्रस्टिंग हिज टीममेट्स इनफ कि उन पे मैं रिलाई कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए कुछ करके देंगे, जो करना मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और मैंने मैसअप कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं मेसी के साथ हुआ करता था अर्जेंटीना के टाइम पे।
इट इनडायरेक्टली सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द टीममेट्स ऑल्सो, जो लोग क्रिटिसाइज करे थे रोनाल्डो के इस बात के लिए, उनका आई थिंक एक पॉइंट ये भी था जो उन लोगों ने सही से पोर्ट्रे नहीं करा. राइट. एंड इट इज ट्रू. अगर आपका कैप्टन रो रहा है हाफ टाइम पे तो उसको कहीं ना कहीं दिख रहा है प्लेयर्स को साफ साफ कि हम पे भरोसा नहीं करता क्या भाई कि हम तुम्हारे लिए जिता के दे देंगे गेम. तो उस रीजन से मुझे दिस इज द ओनली रीजन जो कि मैं कहूंगा कि हाँ ये रोना शायद गलत हो सकता था. बाकी ऑल 10 अदर रीजंस आई साइड विद रोनाल्डो कि भाई बंदा इतना कुछ झेल चुका है अभी. जैसे हम लोग लाइव स्ट्रीम पे जब बैठे हुए थे, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो पूरा यूरोज और कोपा अमेरिका का जो पूरा सीजन चल रहा है, देखो इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, मेरा एक मोटिव पूरा हो चुका है, KKR IPL जीत चुकी है, मैं उसमें बड़ा खुश हूँ. मेरा पूरा पर्पस अभी ये फुटबॉलिंग सीजन का है कि जस्ट फॉर ट्रोलिंग. मैं लाइव स्ट्रीम पे आई ऑल्सो पुट अप अ कैरेक्टर जो कि हम लोग जब कैमरा बंद होता तो भी हम लोग बहुत मजे ले रहे होते हैं. तो इट इज जस्ट मी ट्रोलिंग, बट एक्चुअली में इफ आई गेट सीरियस, ठीक है, अगर मैं एक सेकंड के लिए सीरियस हो जाऊँ तो एज अ गाय हु हैज परस्यूड स्पोर्ट्स प्रोफेशनली, आई पर्सनली बिलीव कि मेरे ऐसा और भी कोई भी बंदा हो, इट इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड टू नॉट रिस्पेक्ट अ गाय फॉर अचीविंग वट एवर ही हैज. ठीक है, तुम किसी भी स्पोर्ट के टॉप लेवल पे हो ना, या फिर टॉप भी क्या छोड़ो, अगर तो यू आर वन ऑफ द बेटर वंस. एज अ गाय अगर आपने खुद वो ग्राइंड के थ्रू आप गए हो, प्रोफेशनली परस्यू करने का ट्राई करा आपने कभी, तो यू विल ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय इवन इफ यू डोंट लाइक हिम. You don't have to like the person, but you will always respect his hard work and his achievements. तो अगर मैं बहुत सीरियसली बताऊँ ना, इसीलिए मैंने कहा कि पोर्चुगल जीतेगी भी, जब भी हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे फ्रांस का. आई एम बैकिंग पोर्चुगल टू विन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ओके, कि भाई मतलब उस बंदे ने इतना हार्ड वर्क करा है, मुझे बहुत अनलाइकली लगता है कि मतलब गॉड वुड बी दैट अनफेयर. मतलब आई थिंक वर्ल्ड कप 2022 वाज अ बिग स्लैप. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मुझे फील हो रहा है. एंड देन गोइंग टू अल नसर वाज अ न्यू लो. अब इट इज फाइनली हिज चांस एट द यूरोस टू रिडीम हिमसेल्फ इन हिज ओन आईज. आई थिंक दूसरों को तो क्या ही रिडीम करना है, हमें क्या करना है रिडीम दिखाकर, जस्ट फॉर हिमसेल्फ कि भाई मेरा लेगेसी का एंड ऐसे नहीं हो सकता. आई थिंक बहुत जरूरी है उसके लिए टू मेक अ डीप रन. एंड अगर वो इतना रो रहा है भाई, मतलब उसने दिखाया था, वो उसने अपनी मम्मी को देखा था टीवी पर रोता है तो और रोने लग गया भाई, और फूट फूट के रोने लग गया भाई. वो पता है कितने एज पे उसके इमोशंस यार. तो यू हैव टू फील बैड फॉर द गाय. एंड जस्ट टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक, आई जस्ट से कि जितने भी लोगों ने कहा है कि ये रब ऑफ करता है टीममेट्स का, दैट इज अ राइट थिंग. एक्चुअली में करती है वो चीज़. आई जस्ट थिंक कि फॉर्चुनेटली शायद वैसे करा नहीं, फ्लिप साइड भी होती है. हाँ, क्योंकि आई थिंक समटाइम्स ना ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं जब आप एक वल्नरेबल साइड देते हो एक आदमी की, तो इट काइंड ऑफ ऑल्सो समटाइम्स ब्रिंग्स द ग्रुप क्लोजर टुगेदर. सबसे बड़ा एग्जांपल अर्जेंटीना है. राइट. एंड आई थिंक इस मैच में जो देखने को मिला स्पेसिफिकली फ्रॉम गाइज लाइक रूबन डियास, कैंसेलो वाज बाय द वे द फर्स्ट गाय जो कि आता रोनाल्डो के पास अपना जब पूरी टीम जीत गई थी, वो सबसे पहले आके सेलिब्रेट करता उनके पास. तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इससे जो भी रूमर्स फैलते हैं काफ़ी कि इनके बीच में लड़ाई है, इनके बीच में लड़ाई, पहली बात वो खत्म होगा. तो दैट इज गोइंग टू वो कंट्रोवर्सीज खत्म होंगे इसके चक्कर में. सेकेंडली आई थिंक जो लाइक लेजिट एवरी गाय केम टू रोनाल्डो एंड सबने कंसोल करा, स्पेशली डिएगो डालो, वो तो मतलब पकड़ के ही बैठा हुआ था भाई उसको. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन टू सी एक्चुअली मैन. यू डोंट एक्सपेक्ट कि पोर्चुगल के साथ ऐसा होगा. Although this is the least that they should do. They owe this to Ronaldo. True. But I think point वही है ना कि जो लीस्ट होता, आई थिंक वो लीस्ट से भी उन लाइक थोड़ा पार करके उन लोगों ने जिस तरीके से कंसोल करा है उसको, लाइक लेजिट सब लोग आके गले मिल रहे हैं, इवन द यंगस्टर्स रफाइल लियो सब लोग आके गले मिल रहे हैं. आई थिंक एक वो अच्छा साइन दिखाया है पोर्चुगल के लिए. एंड आई होप दैट ये चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी तो मुझे पता नहीं होगी कि वो जहाँ के वहाँ पे कैसे खेल रहे हैं, बट वॉट इट सीम्ड लाइक टीवी पे देखने से एंड ओवरऑल जितनी बाकी वीडियोस देखी ऑफ जो कि उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जो कि लोगों ने रिकॉर्ड ही करी है, इट डिड सीम लाइक कि अच्छी चीज़ हुई है ये. हाँ बिल्कुल. तो एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस विल हेल्प एंड ब्रिंग द टीम टुगेदर. एंड यहाँ से एक नया रिडेम्पशन आर्क शुरू हो सकता है पोर्चुगल का. राइट. कोई बड़ी बात नहीं कि अभी भी टैंक एंड फ्रांस से हार गए आफ्टर ऑल दिस पेप टॉक, बट आई थिंक द लाइकलीहुड ऑफ देम कमिंग टुगेदर एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन पूरी टीम रिजुविनेट होके इंक्लूडिंग रोनाल्डो एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करना शुरू करें. And if they started with France, who are one of the favorites to win the Euros this time, इससे better कोई stage नहीं है. Right. तो the likelihood of this happening is also equally high. तो मुझे लगता है कि मतलब मैं तो एज अ मेसी फैन भी कह रहा हूँ टू ऑल द मेसी फैंस कि वो ट्रोलिंग तो चलो मैं करूँ, अभी भी करूँगा ही ऑफ कोर्स, बट देयर इज नो हार्म इफ मेसी विंस कोपा अमेरिका एंड रोनाल्डो विंस
द यूरोज एंड Right. दोनों एक अच्छे नोट पे एंड कर रहे हैं भाई. मतलब एज अ मेसी फैन यू लिटरली हैव नथिंग टू लूज. अब अगर तो अभी हाँ, मतलब भाई अगर अब रोनाल्डो क्या ही यूरो जीत भी करोगे? जाता है मेसी नहीं जीता कोपा अमेरिका डज नॉट मैटर. तो फिर सैडिस्टिक रहने का फायदा क्या? माइट एज वेल प्रे फॉर दैट गाय आल्सो कि वो भी जीते एंड मेसी भी जीते, दोनों अच्छे नोट पे एंड करें अपना. राइट. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट एंड यहाँ पे इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज हमें डिस्कस करनी है डिटेल में विद अ लॉट ऑफ न्यू यंगस्टर्स. भाई सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग मैचेस की बात भी करेंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे, पूरी स्क्वाड पे अच्छे से एनालाइज भी करेंगे. जस्ट टू स्टार्ट विद इस सीरीज की स्केड्यूलिंग तुमने देखी है? 2 T20 शायद साथ में है ना, 8 दिन के अंदर पूरी सीरीज खत्म है. और 5 T20 है. पहले 2 T20 एक के बाद एक है, सैटरडे और संडे को, फिर एक T20 बीच में, फिर आखिरी 2 दोबारा सैटरडे संडे. ओके. क्या कर रहे हो भाई? प्लेयर्स इंसान है भाई, मतलब घोड़े थोड़ी हैं, रोबोट थोड़ी हैं. राइट. मुझे सब इट इज वेरी रेयर इन मॉडर्न क्रिकेट टू सी कि 2 मैचेस लगातार हो रहे हैं. हाँ. आई थिंक इट इज वेरी बैड शेड्यूलिंग फर्स्टली. सेकेंडली अभी रखनी क्यों थी सीरीज? वो तो है ही, बट आई थिंक वही है ना पॉइंट कि हर बार हम देखते नहीं आ रहे क्या ये चीज? नहीं क्योंकि नहीं पॉइंट प्रॉब्लम क्योंकि जब हर बार होता है तो फिर होता है कि लगातार मैचेस चल ही रहे हैं. अभी इस सीरीज के बाद 1-2 हफ्तों का गैप है अंटिल वी स्टार्ट प्लेइंग श्रीलंका. राइट. तो ये गैप वर्ल्ड कप के बाद ही रख लेते हैं ना. आईपीएल के बाद गैप मिला ही कहाँ है इंसानों को भाई? तो मुझे समझ भी नहीं आया कि इसका पर्पस क्या था. इससे अच्छा श्रीलंका सीरीज से जस्ट पहले इसको रख लेते, तब तक जो लोग अभी अपने एयरपोर्ट पे स्टक हैं वहां पे वेस्ट इंडीज में, वो भी आ जाते हैं भाई यहाँ तक. राइट. तो आई थिंक दे कुड हैव बीन बेटर शेड्यूलिंग. मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो अ बैकअप प्लान. अगर हम लोग वर्ल्ड कप हार गए तो थोड़ा मरहम लगाने के लिए इसको यूज करते. I don't know, but the scheduling is not impressive, to be very honest. Regardless, India going to Zimbabwe is a big deal in itself and just goes on to show the great work that BCCI has been doing. And ये हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है कैसे ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई की क्यों है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Right. इनसे सब मतलब मुंह खुलवा लो इनसे. एक्चुअली इनको एक्शन करके देते नहीं है ये लोग. When was the last time they toured Zimbabwe? राइट. आईसीसी का कट भी इन्हें चाहिए प्रॉपर अच्छे से, उसके बाद इन्हें ये काम भी नहीं करना. 2 कौड़ी बराबर नहीं करते बीसीसीआई का, कमाते नहीं है. राइट. रेलेवेंसी पूरी चाहिए. I think it is very hypocritical and credit to BCCI for actually taking action and not just churning out words from their mouth. Secondly, अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे मैचेस होने वाले हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, सारे के सारे एक ही ग्राउंड में होने वाले हैं. ओके. वो भी थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देखकर. बट रिगार्डलेस एक्चुअली में अब स्क्वाड की बात करते हैं. ठीक है, स्क्वाड में कुछ चेंजेस भी हुए हैं. इस स्क्वाड में काफी सारे नए नाम हमें दिखने वाले हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट एक्साइटिंग फैक्टर फॉर मी. ठीक है, अगर हम लोग बैटर्स की बात करें, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स मैंने तीनों में सेग्रीगेट कर रखा है. शुभमन गिल द कैप्टन. राइट. उसको डिस्कस करेंगे कैप्टन होना चाहिए कि नहीं. अभी पहले स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं. गिल, ऋतुराज गायकवाड, रिंकू एंड ध्रुव जुरेल, ये 4 हमारे बैटर्स हैं. अभी साई सुदर्शन और जितेश शर्मा को इन लोगों ने बुला लिया है बिकॉज जायसवाल एंड संजू सैमसन अभी भी टीम के साथ फंसे हुए हैं वहां पे बारबेडोस में. तो उनके जगह पे अभी फॉर द फर्स्ट 2 T20 साई सुदर्शन और जितेश शर्मा को बुला लिया गया. ओके. हो सकता है कि 2 T20 के बाद जायसवाल और सैमसन दोनों दोबारा आ जाएंगे एंड इन दोनों को वापस भेज दिया जाएगा. बट एटलीस्ट दे आर गेटिंग अ कॉल अप. इट इज नाइस टू सी. फिर हम लोग बॉलर्स की बात करें, यहाँ पे बिश्नोई, आवेश, खलील अहमद, मुकेश एंड देश पांडे, ये सब ओरिजिनली थे. अब एक और एडिशन हो गया फाइनली, हर्षद राणा आ गया भाई केकेआर का. मच डिजर्वेड. हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्वेश्चन किया था कि ये क्या सिलेक्शन है, आपने किस बेसिस पे हर्षद राणा को सिलेक्ट नहीं करा. तो आई थिंक ही गॉट हिज मच डिजर्वेड कॉल. कोई बड़ी बात नहीं अगर वो खेलता है टीम में. अभी हम लोग प्लेइंग बनाएंगे एंड ही एंड्स अप परफॉर्मिंग. परहैप्स ही वुड स्टे फॉर द होल ऑफ द सीरीज. कोई बड़ी बात नहीं है. एंड कमिंग टू द ऑलराउंडर्स, यहाँ पे 3 ही ऑलराउंडर है इस वक्त. रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर एंड अभिषेक शर्मा. इनको मैं ऑलराउंडर कंसिडर कर भी रहा हूँ बिकॉज अभी क्यों ये भी अभी बात करेंगे. 2 बंदे हैं, एक नीतीश रेड्डी था जो कि इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह पे शिवम दुबे है, अभी वो फंसा हुआ है वहां पे. राइट. तो अभी स्क्वाड के अंदर इस वक्त सिर्फ 3 ही ऑलराउंडर्स हैं. शिवम दुबे जब आएगा तो 4 हो जाएंगे. अब बात करते हैं किसका सिलेक्शन वैलिड है किसका नहीं है. ठीक है, शुभमन गिल एज द कैप्टन व्हेन ऋतुराज गायकवाड इज देयर इन द टीम. राइट. संजू सैमसन भी जब था टीम में. फर्स्टली जो लोग रैली कर रहे हैं संजू सैमसन को कैप्टन बनाने के लिए, भाई मुझे लगता है तुम कितने डिल्यूजनल हो. जो बंदा टीम में रेगुलरली खेल नहीं रहा उसको सीधा कैप्टन बना दिया जाएगा. शुभमन गिल हैज बीन इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स ऑल दिस व्हाइल. ऋतुराज गायकवाड अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कैप्टन था, अभी इस वक्त नहीं है. व्हाट डज दिस टेल यू? एंड ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म भी काफी अच्छा करा था, 100 मारी थी. हाँ राइट. आई थिंक पॉइंट वही है, इट इज वेरी क्लियर कि बीसीसीआई का प्लान क्या आगे का. एंड इट सीम्स लाइक कि ऋतुराज गायकवाड इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लान इन द T20s. हाँ, आई थिंक शुभमन गिल को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी.
एंड फॉर दोज रीजंस ओनली आई थिंक सो शुभमन गिल को यहाँ पे चांस दिया जा रहा है. प्लस आई थिंक वो कैप्टन बना के दे आर ऑल्सो टेस्टिंग दैट थिंग कि क्या हम आगे जाके शुभमन गिल को एज कैप्टन रख सकते हैं. पोस्टर बॉय भी वही होगा मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन क्रिकेट टीम का. इफ ही एंड्स अप बिकमिंग द कैप्टन एज वेल तो नथिंग बेटर दैन इट फॉर बीसीसीआई ऑल्सो. सो आई थिंक पॉइंट वही है शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का कि ये दो फैक्टर हैं. ऋतुराज गायकवाड ऑब्वियसली T20 में रखोगे नहीं आप, एंड सेकेंडली शुभमन गिल अगर कैप्टन बन के अच्छा परफॉर्म करता है तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर. गायकवाड ने परफॉर्म अच्छा करा है, बट वाई इन माई ओपिनियन ही शुड नॉट बी इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स फॉर T20. इस सीरीज का पर्पस क्या है? फॉर मी दो पर्पस हैं. पहली बात तो एक्सपेरिमेंटेशन विच इज टू गिव द यंगस्टर्स अ चांस जो कि अगले वर्ल्ड कप में होंगे. Secondly, to maintain and not change the template of T20 set up by India in the 2024 T20 World Cup. Right. Finally, हमने वो चीज़ embrace करी जो कि हम लोग पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं. Batting depth, bowling depth, a lot of all rounders, all out intent. ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें compromise बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. For that reason, क्या ऋतुराज गायकवाड उस टेम्पलेट का क्रिकेट खेल सकता है T20s में? He is not the best suited for it. Right. And अगर अब हम लोग स्क्रैच से नई टीम बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही ये सब डुअलिटी ऑफ माइंड रखो ही मत. सिर्फ उनको लेके आओ जो कि अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द गेट गो खेल सकते हैं. किल ऑफ द एंकरिंग स्पॉट फ्रॉम नाउ ऑन. एंड वी विल डिस्कस दिस आल्सो क्योंकि काफी लोग बोलेंगे शुभमन गिल भी वैसे नहीं करता, बट ही हैज मोर पोटेंशियल फॉर इट. राइट, वो दिखा चुका एक बार वो चीज करके, तो आई थिंक फेयर है उसका लेना. फॉर दैट रीजन अननोन अभी शुभमन गिल को चांस मिलेगा. गायकवाड आई थिंक इज ग्रेट फॉर ODIs राइट नाउ. राइट, मे बी टेस्ट में भी ट्राई कर सकते हैं. आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट टीम फॉर T20s. इफ दैट मीन्स गिल को ही बाहर बैठना पड़ रहा है, सो बी इट. बट राइट नाउ गिल इज अबव गायकवाड इन द पैकिंग ऑर्डर. क्राई एज मच एज यू वॉन्ट अबाउट इट बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट कूल टू सपोर्ट गिल जो कि कुछ महीने पहले तक था. कीप क्राइंग बट इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट चेंज द फैक्ट. देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली अभी रिटायर हो रहा है. ही नोज अभी आगे आने वाली डिमांड्स में वो शायद कोप अप नहीं कर पाएगा पावर हिटिंग की डिमांड्स को. आई थिंक गिल इसीलिए कैप्टन बनाया गया एंड पोटेंशियली उसको आगे जाके ODI का भी कैप्टन बना सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या कंटिन्यूज टू बी द कैप्टन इन T20s. संजू सैमसन शुड नॉट बी द कैप्टन बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी अ गारंटीड प्लेयर इन द टीम इटसेल्फ. या तो आप गारंटी ले लो कि अभी इसको हर सीरीज में खिलाने वाले हैं, वो होने नहीं वाला, तो कप्तान बनाना ही क्यों है. सिंपल एज दैट. ध्रुव जुरैल का सिलेक्शन हुआ है, रिंकू का तो होना ही था. आर यू हैप्पी फॉर ध्रुव जुरैल पर्सनली? आई एम हैप्पी फॉर ध्रुव जुरैल क्योंकि उसने जो अपना टेस्ट सीरीज में जो दिखाया था, टू बी ऑनेस्ट, ही डिड नॉट हैव अ स्टेलर IPL. एग्जैक्टली, क्योंकि उसने बोला भी था उस टाइम पे कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर IPL एंड वो अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलने का मैं वेट बहुत कर रहा हूँ बहुत टाइम से. एंड वो उससे मेरे को लगा था कि भाई मतलब मे बी ही विल स्मैश द IPL दिस सीजन, बट उसका IPL कुछ खास गया नहीं. एंड ऑब्वियसली मतलब ध्रुव जुरैल लिया गया एंड द गाय दैट मिस्ड आउट, ईशान किशन. भाई थोड़ा सैड लगा मुझे काफी. आई कैन नॉट डिफेंड BCCI ऑन दिस वन. इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप ईशान किशन को क्यों नहीं ला रहे हो. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद ध्रुव जुरैल. अभी आप जितेश शर्मा को लेके आ रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट फॉर संजू सैमसन. अभी ईशान किशन को ले आते भाई. नहीं ले आते हैं, मतलब इवन इफ वो प्रॉब्लम हुई थी जो पहले हुई थी, जो भी गलती हुई थी ईशान किशन से, पहली बात तो जब वो जयशा से मिला था इट डिड नॉट एक्चुअली सीम लाइक कि कुछ प्रॉब्लम थी. सेकेंडली मतलब अगर हो भी गई गलती तो मतलब एक करियर ही खत्म कर देंगे क्या भाई उस प्लेयर का. एकदम इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में था भाई 2023 की, उसके बाद एकदम से इतना बाहर कर देगी, कोई फॉर्मेट ही खेलने को रेडी नहीं है वो. तो आई थिंक थोड़ा सा भाई वियर्ड था ये एंड BCCI शुड नॉट हैव डन दैट. इट इज टू हार्श. आई थिंक ही डिजर्व्ड टू बी इन द टीम फॉर श्योर. प्लस ही इज अ ग्रेट यूनिक ऑप्शन इन द सेंस की वेरी वर्सेटाइल बैटर. अप डाउन कहीं भी बैटिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग भी करता है, लेफ्टी भी है. राइट, कहाँ मिलता है ऐसा कॉम्बिनेशन. तो प्लस इतना पोटेंशियल है बंदे में यार. राइट, आई थिंक ही इज 26. बहुत यंग है अभी. आराम से 10 का ही तो है. हाँ, एक साल बड़ा शायद. आराम से खेल सकता है अभी भाई. तो personally I do not understand why Jitesh Sharma, after having the worst IPL season for any wicket keeper this year, right, जितने भी हमारे prospects थे building into the World Cup, जितेश शर्मा को लोग फालतू में इंक्लूड कर रहे थे. I personally never got it why. वो कैसे सेलेक्ट हो रहा है over ईशान किशन is beyond me. There is no explanation whatsoever. I cannot defend this. Another guy, Shreyas Iyer. अच्छा, हाँ, did not have a great IPL with the bat to be honest, but for captaincy perspectives, I think it is clear कि अगर श्रेयस अय्यर अभी नहीं खेल रहा है, the only way he would have made it to the team right now is कि अगर उसको कैप्टेंसी मटेरियल ट्रीट करा जा रहा है. हाँ, बिकॉज एंड आई टेल दिस वंस अगेन कि अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहते हैं, नंबर 4 पे, वहाँ पे अभी सूर्य कुमार यादव होने वाला है.
जायसवाल, अभिषेक शर्मा, गिल जैसे बंदे अभी ऊपर बैटिंग करने के लिए तैयार है. इवन संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत कैन बैट अप द ऑर्डर. तो बहुत कंपटीशन है वहां पे. एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, और रादर मोस्ट ऑफ देम हैव बीन मोर कंसिस्टेंट विद द रन्स ऑफ लेट इन द T20 फॉर्मेट, और हैव बीन, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो स्कीम और थिंग्स में रहे हैं. श्रेयस अय्यर के पास दोनों ही वो चीजें नहीं है इस वक्त. तो जो कप्तानी इसने करी थी इस बार, ही वाज द बेस्ट कैप्टन ऑफ द IPL. राइट. उससे आई थिंक उसका चांस बन सकता था आने का. इफ ही इज नॉट इन द टीम राइट नाउ, जिम्बाब्वे जैसे टूर में भी, इट इज प्रीटी क्लियर कि हार्दिक पांड्या शायद आगे जाके कैप्टन भी होगा. इफ नॉट हिम देन शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो भी है. इट इज नॉट गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर. T20s में नहीं खेला जाएगा श्रेयस अय्यर को. आई थिंक आई थिंक ODIs में तो श्योरली आने वाला है वो. आना भी चाहिए, डिजर्व करता है बंदा. बट आई थिंक T20s में उसको देखना चाहिए था एक बार. मैं भी ये कह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोग पोटेंशियल याद करें वो पोटेंशियल उसमें भी है. पावर हिटिंग का पोटेंशियल है उसमें. तो वेरी स्ट्रेंज कि आपने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया अल्टीमेटली, क्योंकि भाई उसके साथ एक्सपीरियंस भी है. ऐसा तो नहीं कि आप एकदम ही बच्चों को खिला दोगे हर जगह. एंड परफेक्ट सीरीज से उसको कैप्टन की तरह टेस्ट करने का राइट करा जा सकता था. तो मुझे पर्सनली वो थोड़ा डूबियस लगा. ऑल्दो पीपल कुड स्टिल मेक एन आर्ग्यूमेंट कि उससे बैट से रन नहीं मारे थे इतने. बट ईशान किशन का तो मुझे लगता है जितेश शर्मा से तो ज्यादा ही रन मारे भाई. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका पर्सनली. साई सुदर्शन के लिए अच्छा है भाई कि वो सिलेक्ट हुआ है टीम में. हैड अ गुड IPL. I will still use the same argument that I used for Rituraj Gaikwad. I don't think he should be in the T20 scheme of things. To be very honest, मुझे नहीं लगता है साई सुदर्शन जैसा प्लेयर हमें चाहिए अब टॉप दी ऑर्डर when we have जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन. Right. Nowhere close. Unless he completely changes his game and उसकी स्ट्राइक रेट 150 से कम जाती ही नहीं है. He is not right now. ये पता है एक बहुत ही हार्श कॉल होने वाली जो कि अभी हमें लेनी जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो बंदा रन बना रहा है वो अच्छा है. अब वो T20 वाला गेम वैसा गया. अब स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है. एंड ना T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो इसके चक्कर में ढीले मत पड़ जाना, क्योंकि आई थिंक काफी लोग ढीले पड़ सकते हैं इसके चक्कर में. बिल्कुल भी नहीं भाई. वो जो टेम्पलेट है अगर वो नहीं मेंटेन करके रखेंगे ना, हमने ये बोला है कि T20 वर्ल्ड कप जीतना इस मोड पे परफेक्टली इसलिए था क्योंकि आपने इस टेम्पलेट के साथ जीत दिया. तो अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों ने लेआउट कर दिया है कि आगे का प्लान ब्लूप्रिंट क्या है. यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट. सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है भाई. वो बंदा बेवकूफ है क्या? तुम्हें लगता है कोइंसिडेंस है कि उसने आती फाइनल में 70 रन मार दिए? इट शोज कि ही वाज इन ग्रेट फ्रॉम थ्रू आउट. स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीम ही बॉट इन द पॉलिसी दैट एवरीबडी वाज क्लेमिंग टू बी. एंड उसके चलते हुए वो बाबा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था जो कि उसको सूट नहीं करता, इसीलिए उसने रिटायरमेंट भी लिया अल्टीमेटली. राइट भाई इट इज क्लियर कि अगर उस लेवल का बंदा सैक्रिफाइस करने को तैयार है अपना प्ले स्टाइल, तो साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ क्या चीजें हैं. तो इट हैज टू बी दैट वे. द ऑल आउट इंटेंट बैक्ड बाय डेप्थ, इट हैज टू बी देयर. इट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोइंग फॉरवर्ड. उसकी वजह से काफी सारे ऑलराउंडर्स को खिलाना ही पड़ेगा. नीतीश रेड्डी का कोई बहुत स्टेलर रिकॉर्ड नहीं है डोमेस्टिकली. जाके नंबर्स उठा के देख लेना. सिलेक्ट क्यों करा है? क्योंकि ऑलराउंडर है एंड पोटेंशियल है, सिर्फ इसलिए करा गया. तो आई थिंक इसी के चलते हुए यहाँ पे सुदर्शन का भी सिलेक्शन हो गया. बट आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द टीम पर्सनली. ऑलराउंडर्स में रियान पराग हैड टू बी देयर, नो डाउट. Washington Sundar is nice. I think they are bringing him back in the scheme of the things. It is nice to see. Abhishek Sharma bhai, very interesting prospect after the SRH game. Right. SRH season. क्या कहोगे इसके बारे में? I think again बहुत important रहेगा वो, क्योंकि स्पेसिफिकली एक वो यूनिक भी है भाई. हमारे अप दी ऑर्डर लोग बॉलिंग करते ही नहीं है. एक हमारा एक ऑलराउंडर ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस विद द बैट द वे ही हैज बीन एक्सप्लोसिव. आई थिंक इंडियन बैट्समैन में अब दी ऑर्डर ओपनर्स में प्रॉब्ली काफी अच्छा उससे डिस्प्ले करा था कि अब वो बॉल 1 से मारने जा रहे हैं. ही इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया शुड बी हैविंग एज अ टेम्पलेट. हाँ, इस टाइम पे एज अ T20 ओपनर उसको देखना चाहिए भाई अभिषेक शर्मा को, जिस तरीके से वो खेल रहा है. तो लेफ्टी भी है ना आई थिंक. हाँ, तो प्लस भाई उसका बॉलिंग करता है भाई, बॉलिंग भी करता है, लेफ्टी भी है, ऑलराउंडर है भाई. परफेक्ट. मैं सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा को देखने वाला हूँ. सेम एक्साइटेड सबसे ज्यादा. एंड देन रियान पराग परहैप्स. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको देखने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज दोनों ऑलराउंडर्स ही बन सकते हैं पोटेंशियल इंडिया के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. साथ ही साथ अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें, बिश्नोई हैड टू बी देयर, नो डाउट. आवेश खान हैड टू बी देयर, स्क्वाड के रिजर्व्स में भी था वर्ल्ड कप के लिए. सेम फॉर खलील अहमद, कोई डाउट नहीं है. मुकेश क्यों? ही इज 30 अबव. ओके, क्या मतलब एग्जैक्टली मतलब वही तुषार देशपांडे को सेलेक्ट करा मेरे को समझ में आता है. हैड अ गुड IPL, इज ऑल्सो यंग. जब मुकेश को सेलेक्ट किया था ओवर हर्षित राणा, डिड नॉट मेक सेंस टू मी. आई एम हैप्पी कि हर्षित राणा फाइनली सेलेक्ट हो गया. बट आर यू टेलिंग मी दैट मुकेश, जिसकी ना एज उसकी साइड पे, बीइंग अ पेसर, ना उसका कोई क्रेडेंशियल्स बहुत तगड़े गए हैं IPL में ऐसे या फिर T20 में कि वो हर्षित राणा से बेटर रहा है. राइट.
Do you see him as a starter in the 2026 World Cup? No. नहीं, ऑब्वियसली नहीं. Do you see him in the squad? Most likely no. तो क्यों अभी लिया है भाई? हर्षित राणा जैसे प्रोस्पेक्ट को डेवलप करो ना फिर. राइट. Once again I cannot defend BCCI on this. क्या लेजी सिलेक्टिंग थी. हो लेजी सकता सिलेक्शन है. हाँ कि अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहा है जो टेस्ट है ओडीआई उसको में खिला दो. तो ले लो, कंटिन्यू करा दो उसको. भाई it does not make sense to me. It is high time we start making specialized teams for every format. तो उसके लिए लो ना हर्षित राणा को फिर. तो I think finally they called him up and it was nice to see. But Mukesh, I don't know what he is doing there. Now actually coming to the playing 11. Once again playing 11 बनाने का दो चीज़ें दिमाग में रखना. एक्सपेरिमेंट करना है, नए लोगों को चांस देना है. टेम्पलेट सेम होना चाहिए. टेम्पलेट क्या होना चाहिए? बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक हो सके तो करो मिनिमम. 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस रखो टीम के अंदर एंड ऑल आउट अग्रेसिव इंटेंट को लो. एंकर्स नहीं. बहुत दिमाग में ध्यान रखना ये. सो ओपनिंग मेरे लिए, क्योंकि अभी जायसवाल तो नहीं होने वाला, तो इट इज वेरी सिंपल राइट नाउ. गिल एंड अभिषेक शर्मा हैव टू ओपन. राइट. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. गिल क्योंकि कैप्टन है तो खेलेगा ही खेलेगा. अभिषेक शर्मा इज द अदर ओपनर. गायकवाड़ को लोग कहेंगे खिलाओ ओपनिंग पे. आई थिंक ही विल बी राइट नाउ इन द टीम बट एट नंबर 3, जो कि उसने चेन्नई की तरफ से भी खेला है, तो ही कैन प्ले देयर. ऑल्दो इन सेइंग दैट अगर जायसवाल वापस आता है एंड ही हैज टू बी फिट इनटू द टीम, तो गिल, अभिषेक और गायकवाड़ में से सबसे पहला बंदा जो बाहर होना चाहिए वो गायकवाड़. हाँ डेफिनेटली. गिल को 1 डाउन पे शिफ्ट कर दो, जायसवाल जो भी करना है करो, बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड इट इज अनफॉर्चुनेट आई नो, बट यही हार्ड कॉल लेने पड़ेंगे. अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? तो ये 3 हमारे टॉप ऑर्डर के होंगे. मिडिल ऑर्डर में एंड जो भी मैंने ऑलराउंडर्स बताया ना स्क्वाड में, रियान पराग, सुंदर एंड अभिषेक शर्मा, ये सबको खेलना पड़ेगा टीम के अंदर. सबको खिलाओ. वर्ल्ड कप में 4 ऑलराउंडर थे स्क्वाड में, चारों खेले हर मैच. तो अभिषेक शर्मा टीम में आ चुका है. अब नंबर 4 पे आई वुड हैव रियान पराग, उसके बाद रिंकू और ध्रुव जुरैल. ध्रुव जुरैल वंस अगेन मिडिल ऑर्डर में क्यों होगा, ये बात करेंगे हम लोग. देन एट नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर. ओके. ठीक है. तो वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में होना चाहिए एज एन ऑलराउंडर बिकॉज ही गिव्स यू मोर ऑप्शंस विद बोथ द डिपार्टमेंट्स. ये हमारा बैटिंग ऑर्डर हो गया. अब नंबर 8 पे आइडियली हमें बैटिंग डेप्थ के लिए एक और बैटर होना चाहिए था, या फिर उसको ऊपर कहीं रख लेते हैं. वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता था. अगर शिवम दुबे होता भी तो यही करा जाता. ठीक है. या फिर नीतीश रेड्डी होता तो यही करा जाता कि इनको स्लॉटिंग करा जाता टीम के अंदर एंड वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 8 तक खींच देते, तो बैटिंग डेप्थ भी बन जाती और एक ऑलराउंडर ऊपर टीम में भी आ जाता. क्योंकि अभी ऑलराउंडर और कोई बचा ही नहीं है. रियान पराग, अभिषेक शर्मा एंड वॉशिंगटन सुंदर तीनों ऑलरेडी टीम में आ चुके हैं. तो अब अगर हमें नंबर 8 पे किसी को रखना है तो वो एक प्रॉपर बैटर ही होगा, या फिर मतलब उसको ऊपर दो बाकी सबको नीचे कर दो. पॉइंट समझ लो. अब उस मामले में क्या सीन है, जो बॉलर्स हमारे पक्का खेलेंगे मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई विल बी प्लेइंग, आवेश खान विल बी प्लेइंग, खलील अहमद या फिर हर्षित राणा में से कोई खेल रहा होगा. आई थिंक खलील अहमद राइट नाउ बिकॉज ही वाज पिक्ड बिफोर हर्षित राणा. तो ये 3 बॉलर्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं. अब नंबर 8 के स्पॉट के लिए या तो आप हर्षित राणा को खिला लो या फिर एक बैटर को खिलाओ. क्यों मुझे लगता है कि हर्षित राणा को खिलाना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट 2 T20s हमें ये टेम्पलेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एज सून एज शिवम दुबे कम्स बैक वो टेम्पलेट दोबारा नंबर 8 वाला चलेगा. क्यों ऐसा करना पड़ेगा? बिकॉज अभी देखो 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं, बिश्नोई, आवेश एंड खलील. उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हमारा 4th बॉलर है एंड 5th बॉलर के लिए अभिषेक शर्मा एंड रियान पराग को मिलकर बॉलिंग करनी पड़ेगी. ऑन पेपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस अभी भी हैं. अगर हम नंबर 8 पे एक बैट्समैन रखते हैं तो भी 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं. बट देन रियान पराग एंड अभिषेक शर्मा हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर दैट रीजन आई थिंक हर्षित राणा को शायद खिलाया जाएगा टीम में, ताकि एटलीस्ट 4 तो प्रॉपर बॉलर्स हों. बट जो काउंटर थॉट है मेरा वो ये कहने में है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे. हाँ वही तो क्या हो गया. राइट. खिला लो फिर टेम्पलेट मेंटेन करके. अगर हार भी गए सीरीज क्या हो रहा है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. नहीं, प्लस ऑलराउंडर है तो भाई अगर इन मैचेस में बॉलिंग नहीं करवाओगे तो फिर कब करवाओगे. मैं कह रहा हूँ पार्ट टाइमर भी कराओ ना 4 ओवर. वही कराओ 4 ओवर. कितना पिटेगा जिम्बाब्वे से? पिट ले जितना पिट सकता है. पूरी भड़ास निकाल ले अपनी. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडिया हार जाएगी सीरीज. वर्ल्ड चैंपियन हम अभी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑस्ट्रेलिया से सीखो ये चीज. अगर ये थॉट पे टीम कायम रहती है और ये रिस्क लेना चाहती है, देन आई कैन सी अ बैटर बीइंग एडेड टू द टीम एंड दैट बैट्समैन कुड बी साई सुदर्शन या फिर जितेश शर्मा. जो भी, शायद जितेश शर्मा ज़्यादा लाइकली है बिकॉज साई सुदर्शन एट नंबर 5 नंबर 6 बैटिंग कर नहीं पाएगा वो. तो जितेश शर्मा शायद टीम में आ जाए अलॉन्ग साइड ध्रुव जुरैल एंड रिंकू इन द मिडिल ऑर्डर. कीपर्स. हाँ मतलब कीपर तो कोई भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है, बाकी फील्डिंग कर लेंगे. रिंकू तो हटेगा नहीं क्योंकि ध्रुव जुरैल शुड बी बिफोर जितेश शर्मा फॉर श्योर. तो ये हमारे मिडिल ऑर्डर में रहेंगे अलॉन्ग साइड रियान पराग.
अगर एक और बंदा स्लॉट इन करना है नंबर 6 नंबर 7 पे बिफोर वॉशिंगटन सुंदर, तो साई सुदर्शन उतना नीचे बैटिंग कर नहीं करेगा नहीं, राइट। तो इट हैज टू बी जितेश। आई थिंक शायद इसी चक्कर में उसको कॉल अप दिया हो, ऑल्दो वंस अगेन ईशान किशन कुड हैव बीन दैट गाय आल्सो। तो बेसिकली प्लेइंग इलेवन दोबारा क्या बन रही है? गिल, गायकवाड, गिल, अभिषेक शर्मा, गायकवाड, रियान पराग, देन वील हैव ध्रुव जुरैल, फिर रिंकू, फिर उसके बाद जितेश, देन नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, देन बिश्नोई, आवेश एंड वन ऑफ हर्षित या फिर खलील, विच मोस्ट लाइकली विल बी खलील राइट नाउ, राइट। इसके चलते हुए वी हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस। वेरी गुड। जैसे ही शिवम दुबे वापस आ जाएगा हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। फिर वो जितेश शर्मा की जगह दुबे को खिला लो, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ऑप्शंस अच्छे हो जाएंगे हमारे। डू यू सी एनी चेंजेस इन दिस टीम? आई थिंक सो, गिवन द स्क्वाड, आई थिंक सो प्रॉब्ली यही बननी चाहिए। अगर आपको अगेन वही टेम्पलेट पे लेके जाना, आई होप कि इसके साथ जाती है अल्टीमेटली, बट आई जेन्युइनली होप भाई, क्योंकि जब तुम बोल रहे थे ये चीज़ तो भी मेरे दिमाग में यही था कि भाई करा दो ना, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, हारेंगे, हार जाएंगे। मतलब इस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप नहीं टेस्ट करोगे तो फिर आपको कोई भी मैच नहीं मिलेगा यार टेस्ट करने के लिए। दिस इज एज वीक एज द ऑपोजिशन दैट यू माइट गेट। तो मतलब आई होप कि वो थोड़ा रिस्की अप्रोच लेके जाते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी एक्साइटमेंट भाई। दिस इज सपोज टू बी अ टेस्टिंग सीरीज फॉर टेस्टिंग टैलेंट्स। तो आई होप उसके साथ ही जाते हैं एंड मतलब वो टेम्पलेट पे स्टिक करते हैं, प्लस ये रिस्क थोड़ा लेके चलते हैं। आई ऑल्सो होप द सेम, एंड गोइंग फॉरवर्ड पॉडकास्ट में हम लोग अगले पॉडकास्ट में भी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बट फॉर टुडे आई थिंक दैट शुड बी इट। लेट मी नो आपके कमेंट्स में क्या ओपिनियंस थे सेगमेंट को लेकर पर्टिकुलरली, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन माई ओपिनियन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो द रेगुलर वंस, एंड जो अगली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए वो मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इसको जरूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।